वॉल्यूम बढ़ा के। हाँ जी, ज्वाइन करें फटाफट से। जल्दी आ जाओ बाबू लोग, कार्यक्रम शुरू करते हैं आज का। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, जल्दी ज्वाइन करें। जल्दी ज्वाइन करें। हाँ, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जल्दी से ज्वाइन करिए, शाबाश। चेक करें ऑडियो वीडियो बराबर आ रहा है क्या। चेक करें। अंजलि मैडम चेक करें वापस से, सिस्टम को रिसेट करिए। जल्दी जल्दी। हाँ जी, क्लास स्टार्ट, बिल्कुल। जल्दी आ जाओ वे सारे, कार्यक्रम शुरू करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू अलीशा मैडम। कैरियर विल है तो मुमकिन है। कैरियर विल का रिजल्ट बोलो सर जी। रिजल्ट, जोरदार रिजल्ट है, आप चिंता मत करो, आपके सामने लोगों को पेश किया जाएगा जो कि ऑनलाइन पढ़े हैं और जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ करके, कैरियर विल के ऑनलाइन पढ़ कर जिन्होंने शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। रिजल्ट की कंपाइलिंग चल रही है, लोग हमारे पास आ रहे हैं जिनका बढ़िया रिजल्ट आया है और बाकायदा आपके सामने उनको साक्षात पेश किया जाएगा। चिंता मत करिए, उनको साक्षात आपके सामने पेश किया जाएगा, डोंट वरी। उसको हटा दे भाई, उसका नोट्स नहीं चलेगा, हम जा भाई, उसको साइड में रख। जो मैं बोल रहा हूँ पढ़, उसमें तरेगा तू। बिल्कुल। हुआ। हम्म। बहुत बढ़िया, शाबाश। वेरी गुड। बिल्कुल। ऑनलाइन से कुछ सिलेक्शन हुआ है कि नहीं है। बाबू चिंता मत करो, ऑनलाइन से इतना बढ़िया सिलेक्शन हुए हैं, इतने बढ़िया रिजल्ट आए हैं, तो उसकी कंपाइलिंग चल रही है और चिंता मत करो। जो लोग ऑनलाइन से पढ़ के सेलेक्ट हुए उनको बाकायदा साक्षात आपके सामने लाएंगे, चिंता मत करिए। वो खुद बताएंगे उन्होंने ऑनलाइन से किस तरह तैयारी की है, ठीक है। चिंता मत करिए। जोरदार जबरदस्त रिजल्ट आया है ऑनलाइन से। जो लोग बोलते हैं ना ऑनलाइन से कैसे होगा, अभी उस दिन भी कोई पूछा था मेरे से कि 2000 के कोर्स से सिलेक्शन हो जाएगा क्या। भाई साहब, पढ़ने की बात है, जो पढ़ेगा ढंग से, जो सीखेगा ढंग से, 2000 भी क्या करेगा, 20,000 भी क्या करेगा। जो मास्टर की बात सुनेगा, जो अच्छे से सीखेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या ही करेगा। आपको सब्जेक्ट सीखना है, सब्जेक्ट सीख जाओगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा, और सिलेक्शन ही नहीं होगा बल्कि रैंक भी आ जाएगी। और आप चिंता मत करिए, हमारे पास ऑनलाइन में बहुत शानदार रिजल्ट है और बाकायदा उन लोगों को बाकायदा आपके सामने लाया जाएगा। चिंता मत करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैडम, निकिता मैडम, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। हाँ, वो झूठ बोल रहे हैं। हरिओम भाई, वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ। एक्चुअली वो सच भी बोल रहे हैं, लेकिन उनका सच अर्ध सत्य है, डू यू नो अर्ध सत्य। बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हैं, बिल्कुल। ठीक है आलोक भाई, ठीक है, जैसा आप बोलेंगे वैसा करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू आशुतोष भाई। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन बोल रहा है मेरा नाम लिया करो, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तेरा नाम लेके हमारा फिर खाने का मन करता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अभय फाटक, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू श्रेया सिंह, थैंक यू। चलिए, तो फिर कहानी शुरू करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं बच्चा लोग, आइए। ठीक है, तो आ गए, सब लोग आ गए हैं, चलिए फटाफट से कहानी शुरू करते हैं।
चले भाई, चलिए क्लास शुरू होती है। सब लोग पढ़ने के मूड में आ जाओ, ठीक है? बातचीत बंद, क्लास शुरू होती है। बच्चों आप जानते हैं हम लोगों ने बेसिक मैथ्स और वेक्टर के बारे में पढ़ लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में। ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, आप जानते हैं काफी बेसिक चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैट्स समझ में आएगा तभी आपको कैपेसिटर समझ में आएगा, तभी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगा। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट को ढंग से समझ पाएंगे तो आप मैग्नेटिक फील्ड भी समझ पाएंगे, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी समझ पाएंगे। यूं समझिए पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैट की समझ होना जरूरी है। तो बच्चा लोग आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में। और ऑब्वियसली आप जानते हैं ये जो चैप्टर है अपने एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हर साल नीट में इस चैप्टर में से 2 या 3 सवाल आते हैं, तो 2 या 3 सवाल इंपॉर्टेंस रखते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर मुझे ये चैप्टर समझ में आएगा तभी मैं कैपेसिटर समझ पाऊंगा, तभी मैं करंट समझ पाऊंगा। इसीलिए आज हमें ये चैप्टर को ढंग से सीखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा जी। किसके बारे में शुरू करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में। ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? रिप्लाई करें, रिप्लाई करें। ऑडियो आ रहा है कि नहीं? रिप्लाई करें। ऑडियो क्लियर है सबको? ऑडियो क्लियर है? हाँ हाँ, डोंट वरी, प्लीज अच्छे से पढ़ाएंगे, डोंट वरी। ऑडियो क्लियर है? रिप्लाई करें जल्दी से। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? रिप्लाई करें। क्लियर है? चलिए तो बच्चा लोग शुरू करते हैं। आइए ढंग से अब पढ़ने के मूड में आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चे जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। ऑब्वियसली यार जैसा नाम वैसा काम करना पड़ेगा। बच्चों मेरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टेट मीन्स एट रेस्ट, यानी मेरे चैप्टर का नाम क्या हुआ? चार्ज एट रेस्ट। तो यार जैसा चैप्टर का नाम होगा वही डिस्कशन करना पड़ेगा। मेरे चैप्टर का नाम है चार्ज एट रेस्ट, तो मुझे इस चैप्टर में आपसे क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा? मुझे आपसे डिस्कस करना पड़ेगा कि आखिर चार्ज क्या होता है। क्योंकि आप जानते हैं इस पूरे चैप्टर में मैं आपको लगातार एक ही बात बोलता रहूंगा, चार्ज 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 बोलता रहूंगा। तो मेक श्योर हमें सबसे पहले ये समझ डेवलप करनी पड़ेगी आज समय चार्ज क्या है, किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, हमें उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। हमें बात करनी पड़ेगी कि चार्ज के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो हमें बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें बात करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई 2 चार्ज मेंबर हैं, 2 चार्ज स्फीयर हैं, 2 चार्ज पार्टिकल हैं, 2 चार्ज ऑब्जेक्ट मेरे पास हैं, तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन कब लगेगा, रिपल्शन कब लगेगा, कब फोर्स ज्यादा लगेगा, कब फोर्स कम लगेगा, उस फोर्स की वजह से मेरा पार्टिकल किस तरह का मोशन करेगा, पार्टिकल पर नेट फोर्स कैसे निकाला जाएगा, सुपरपोजिशन कैसे करेंगे, पार्टिकल का इक्विलिब्रियम वाला केस कैसे डील करेंगे, पार्टिकल का इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिस्टम का इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक बात। दूसरी बात, मेरे चैप्टर का नाम है चार्ज एट रेस्ट। मुझे आपसे चार्ज के बारे में उसका बिहेवियर भी डिस्कस करना है कि चार्ज का बिहेवियर क्या होगा। ध्यान दो बच्चा, चार्ज के बेसिकली 2 बिहेवियर होते हैं। अगर चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है दैट इज सिंपली चार्ज, चार्ज अगर स्टैटिक कंडीशन में दैट इज सिंपली चार्ज, तो वो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। लेकिन बेटे अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में हो जाए, चार्ज फ्लो करने लग जाए, दैट बिकम्स करंट, और करंट तो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो अलर्ट रहें, अगर स्टैटिक चार्ज है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अगर मूविंग चार्ज है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। तो बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। आप ध्यान रखें मेरे चैप्टर का नाम क्या है? चार्ज एट रेस्ट। यानी मुझे यहाँ पर चार्ज का बिहेवियर डिस्कस करना है केवल कौन सी कंडीशन में? स्टैटिक कंडीशन में। और केवल स्टैटिक कंडीशन में डिस्कस करना है तो यानी मैं किसकी बात करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ध्यान रखना चार्ज का मूविंग कंडीशन में क्या बिहेवियर होगा वो हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, उसको डिस्कस करने के बारे में आगे आएगा, अगले चैप्टर्स में आएगा। ये चैप्टर में मेरा पूरा फोकस क्या रहेगा कि चार्ज का बिहेवियर स्टैटिक कंडीशन में क्या है। अब दिमाग में आता है कि यार ये बिहेवियर से क्या मतलब है आपका? दिमाग में आता है कि बोलो भाई साहब बिहेवियर से क्या मतलब है आपका? तो बोले बिहेवियर से क्या मतलब है? बिहेवियर से मतलब है कि चार्ज अपने आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब किताब क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वैल्यू क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कैसे करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करते हैं। यानी चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, क्यों बनेगा, फॉर्मूलाज क्या है, नियम क्या है, ग्राफ क्या है, सुपरपोजिशन क्या है, ये सारी बात मैं आपसे करूंगा, ये हो जाएगा। और आइए चार्ज का बिहेवियर, स्टैटिक चार्ज के आसपास क्या रहेगा? पोटेंशियल बनेगा। तो किसी भी स्टैटिक चार्ज के आसपास कितना पोटेंशियल है, क्यों है, वैल्यूज क्या है, सुपरपोजिशन कैसे करना है, वो मैं आपसे बात करूंगा। चार्ज के बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब क्या? चार्ज अपने आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो स्टडी करेंगे, चार्ज अपने आसपास कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा बेटा वो डिस्कस करेंगे।
इसके अलावा चार्ज के आसपास जो फील्ड लाइंस होती हैं, चार्ज के आसपास जो फील्ड लाइंस होती हैं, फील्ड लाइंस का पैटर्न डिस्कस करेंगे, फील्ड लाइंस के पैटर्न का एनालिसिस करेंगे कि फील्ड लाइंस के पैटर्न का क्या मतलब है, कहाँ पे फील्ड लाइंस का क्या मीनिंग है, फील्ड लाइंस क्लोज लूप है कि नहीं है, कहाँ काट रही हैं, कहाँ नहीं काट रही हैं, मीनिंग क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होगा, ये भी चार्ज के बिहेवियर को डिस्कस करने का ही एक तरीका रहेगा। इसके अलावा मैं तुम्हारे चार्ज के आसपास क्या रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के रास्ते में, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के रास्ते में सरफेस रख दूंगा। तो सरफेस में से होकर के कितनी लाइंस गुजर रही हैं, सरफेस में से होकर के कितनी लाइन गुजर रही है, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इसको हम बोलने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जहां भी चार्ज रहेगा वहां पे मैं किसकी बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूंगा। और ओबियसली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब मैं बात करूंगा तो ओबियसली वहां पे दुनिया भर की बातें आएंगी, वहां क्लोज सर्फेस का फ्लक्स आएगा, वहां गॉस थ्योरम आएगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आएगा, वो सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं। इसके अलावा एक होता है बेटा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी चार्ज अरेंजमेंट है, कोई भी अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस है, चार्जेस का कोई भी सिस्टम है, कोई भी व्यवस्था है, हम ये मानते हैं कि चार्जेस का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अपने आप नहीं बनता है। उस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा होगा। तो चार्जेस का कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी सीन, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाता है। तो ऑब्वियसली जहां पर भी चार्जेस रहेंगे वहां पर हम किसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करने वाले हैं। तो बेटे ये हमारा उद्देश्य है। जी हाँ, मेरे चैप्टर का नाम है चार्ज का स्टैटिक कंडीशन में बिहेवियर एनालाइज करना है। और इस चैप्टर में चार्ज का बिहेवियर एनालाइज करने के लिए, इस चैप्टर में चार्ज का बिहेवियर एनालाइज करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा तरीका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, फ्लक्स है, पोटेंशियल एनर्जी है। दीज आर द वेरियस वेज टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चार्ज, दीज आर द वेरियस वेज to discuss the behavior of static charge, to discuss the behavior of static charge। इनके बारे में हम खूब सारी बातें करेंगे, यही इस चैप्टर का उद्देश्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है। यूं मानिए अगले 16-17 लेक्चर तक ये चैप्टर चलेगा। जी हाँ, अगले 16-17 क्लास तक ये चैप्टर चलता रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है और हम इसको खूब बारीकी से पढ़ेंगे। खूब सारे हम लोग सवाल भी करने वाले हैं। क्लियर है सब लोगों को? बिल्कुल, चार्ज का फील करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। हम बहुत बारीकी से एक एक बात को पढ़ने वाले हैं। तो अगले 16-17 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट होगा, लेकिन गारंटी है समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। बच्चों जैसा कि आप कह रहे हैं हमें पढ़ना है चार्ज एट हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट्स। आप देख रहे हैं ना पूरे चैप्टर में एक शब्द बार बार बोलता रहूंगा, चार्ज चार्ज चार्ज। तो आइए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर चार्ज क्या है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर चार्ज है क्या भाई साहब। तो आइए स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में। पूरा चैप्टर एक शब्द पे आधारित है, उस शब्द का नाम है चार्ज। तो आइए बेटे शुरू करते हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में। चार्ज ये क्या है बेसिकली, इट इज एक्सेस और डेफिशिएंसी। जी हाँ, इट इज एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑब्जेक्ट। जी हाँ, किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट चार्ज है। बोले क्या मतलब है आपका, क्या मतलब है आपका, जरा समझिए। ये देखिए बेटे, आप जानते हैं अपन लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे किसके बारे में, एटम के बारे में। एटम में न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आसपास क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये हम सब जानते हैं। छोटी क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते थे, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आसपास कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये भी आप जानते हैं प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और बेटा जी आप ये जानते हो किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। तो इसका मतलब एटम अपने आप में क्या हो गया, न्यूट्रल। एटम अपने आप में क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। एक बात तो जरा सोचिए, कोई भी एटम अपने आप में न्यूट्रल है, ऐसे मिलियन बिलियन एटम से, ऐसे मिलियन बिलियन न्यूट्रल एटम से अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जैसे मान लीजिए पेन है, ये पेन है, मान लीजिए आपने मुझे बताया कि ये पेन 1000 एटम से बना हुआ है, तो इसको बनाने वाला हर एटम न्यूट्रल है। तो 1000 न्यूट्रल एटम से अगर ये पेन बना भी हुआ है तो ये पेन भी क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो बताइए अगर आज के बाद मैं बोलता हूं कि दिस ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल तो उसका टेक्निकल रीजन क्या हो जाएगा, यस ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल बिकॉज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी चीज न्यूट्रल है उसका टेक्निकल रीजन क्या रहेगा, वो चीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है मेरा, ये देखिए क्या मतलब है मेरा। ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा जी, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन है तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई है। अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो डेफिनेटली क्या हो गया, उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या ठीक बराबर है।
अब ये बात सही है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ठीक बराबर है। अब नोटिस करिए, ये बराबर है। आपने मुझे बोला कि नहीं नहीं हमें तो इसको क्या करना है, चार्ज करना है। अब ये पेन न्यूट्रल है, आपने बोला यार इसको चार्ज करो, चार्ज करो। चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या को इम्बैलेंस करना पड़ेगा। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को इम्बैलेंस करने का दो विचार है, या तो इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा करा दें या प्रोटॉन को कम ज्यादा करा दें। बेटा आप जानते हैं साइंस में हम जितना भी पढ़े हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन मिलाना या हटाना संभव नहीं है। द ओनली थिंग वी कैन डू इज इलेक्ट्रॉन, यस, बाय अप्लाइंग सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन मिला भी सकते हैं और हम इलेक्ट्रॉन हटा भी सकते हैं। तो बात तय हो गई है, प्रोटॉन को कम ज्यादा करना संभव नहीं है। हम केवल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मिला सकते हैं या इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं। अब आ जाइए, ये पेन अभी न्यूट्रल है, ठीक है, पेन न्यूट्रल है। अगर मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला दूंगा, इफ आई एम एडिंग इलेक्ट्रॉन, तो बोलिए क्या एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पेन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। अगर मैं इस पेन में से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा, दैट विल बी द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या रहा, ये देखिए, ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन मोर देन प्रोटॉन, तो ऑब्वियसली पेन क्या हो जाएगा, ये बॉडी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आराम से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, फिर सीखिए। यस, छोटी छोटी बातें बोलूंगा, हर बात बोलूंगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आ जाओ बेटा, ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, न्यूट्रल है। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जी हाँ, यानी तय हो गया है कि बॉडी को चार्ज करने के लिए केवल कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। और हाँ, ध्यान रखना, नेगेटिव चार्जिंग के लिए भी इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है और पॉजिटिव चार्जिंग के लिए भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। फर्क इस बात का है कि इलेक्ट्रॉन मिला रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं। यस, आ जाओ, दिस बॉडी इज न्यूट्रल, आई एम एडिंग सम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलाया, बॉडी बिकम्स नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन हटाया, बॉडी बिकम्स पॉजिटिव। यस, फिर देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन मिलाया, बॉडी बिकम्स नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन हटाया, बॉडी बिकम्स पॉजिटिव। मेक श्योर इलेक्ट्रॉन ही पॉजिटिव चार्जिंग के लिए जिम्मेदार है और इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिव चार्जिंग के लिए जिम्मेदार है। फर्क इस बात का है कि इलेक्ट्रॉन मिला रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं। क्लियर है सब लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा। अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि हाँ इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चा, आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में। क्योंकि हम चार्ज पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, एक एक चीज को समझना चाहेंगे। चार्ज, क्या आप जानते हैं हम लोग हमेशा पढ़ते हैं आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। क्या आपको ध्यान है हम क्या पढ़ते हैं, करंट को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। तो बेटा जी, यहां से चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, क्या करंट इनटू टाइम लिख सकते हैं? यस, करंट इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो करंट इनटू टाइम लिख सकते हैं, तो देखो चार्ज को आप क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया, और लिख दिया तो लिख दिया। आइए, इसका यूज क्या रहेगा, इसका यूज क्या रहेगा, यूज रहेगा कई बार छोटे मोटे सवाल में मैं आपको करंट दे दूंगा और टाइम दे दूंगा, बोलूंगा चार्ज लाइए, तो आपने क्या करना है, करंट और टाइम का प्रोडक्ट कर देना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना, तो चार्ज आ जाएगा। अब इस बात को मैथमेटिकली मैं ऐसा लिखूं क्या, यस, चार्ज कैसे आएगा बेटा जी, दैट इज सिंपली आई इंटू टी। मगर अलर्ट रहने वाली बात यह है कि चार्ज कभी कभी आई इंटू टी से तो आएगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़े। यस, आप ध्यान दीजिए, एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, क्या ध्यान दीजिए, अगर तुम्हारे सवाल में करंट कांस्टेंट है, अगर तेरे सवाल में करंट कांस्टेंट है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर, आंसर आ जाएगा। और बेटा, अगर तेरे सवाल में करंट वेरिएबल है तो सिंपल मल्टीप्लाई करके काम नहीं बनेगा। अगर करंट वेरिएबल है तो भाई साहब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इशारा लिख ही देता हूं ताकि ध्यान रहेगा आपको। यस, ये कब है, इफ करंट कांस्टेंट, तो ये इफ करंट नॉट कांस्टेंट आ जाएगा समझ में। करंट कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई करो, मजे करो। अगर करंट कांस्टेंट नहीं है, अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो फिर सिर्फ मल्टीप्लाई करके काम नहीं बनेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग। ठीक है, और देखिए, हम चार्ज के बारे में बातें कर रहे हैं तो चार्ज की सारी बेसिक बातें हमें करनी चाहिए। आओ कर लेते हैं चार्ज की सारी बेसिक बातें, चार्ज की सारी बेसिक बातें करेंगे। आओ देखो ना, चार्ज, बेटे हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी मैं सवाल कराऊंगा, कई बार मैं आपको करंट और टाइम दे दूंगा, बोलूंगा करंट चार्ज लेके आइए, हिसाब कर सकते हैं। ध्यान रखना, यस, टाइमिंग मस्ट बी इन सेकंड्स ओनली। यू नो, जितने भी मेजरिंग सिस्टम है, एमकेएस हो जाए, सीजीएस हो जाए, एफपीएस हो जाए, क्या आपको पता है टाइमिंग केवल किस में होती है, सेकंड्स में। कई बार हम आपको फंसाने के लिए टाइम मिनट्स में या आवर्स में दे देंगे, आप किस में खेलेंगे, आप सेकंड में काम करेंगे। क्लियर है सब लोगों को, आप किस में काम करेंगे, सेकंड में काम करेंगे। अब आइए, ये बात सही है कि बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन और बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन में क्या कर सकता हूं, आपकी बॉडी को चार्ज कर सकता हूं, आपके ऑब्जेक्ट को मैं चार्ज कर सकता हूं। बेटे आप जानते हैं अपने फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अपने फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनिट्स की आवश्यकता होती है, यूनिट्स। तो हमें चार्ज के यूनिट्स के बारे में बातें करनी चाहिए। आइए चार्ज के यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स।
ध्यान दीजिए, चार्ज के यूनिट्स में बेसिकली दो अलग अलग कैटेगरी है, एक तो है एमकेएस और एक तो है सीजीएस। ठीक है, एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट यहां से क्या बन रहा है जरा देखना, क्या एम्पियर इंटू सेकेंड, बिल्कुल सही बात है, क्या बन रहा है एम्पियर इंटू सेकेंड, ये तो बन ही रहा है, लेकिन शायद आप ज्यादा यूज करते हैं कुलम, कुलम को हम सी से एब्रेट करेंगे, ध्यान दें क्या यूज करना है, कुलम को सी से एब्रेट करेंगे। क्लियर है सब लोगों को, ध्यान दीजिए एमकेएस यूनिट क्या रहेगा एम्पियर इंटू सेकेंड, और जनरली आप क्या लिखेंगे कुलम, कुलम को किससे एब्रेट करते हैं सी से। सीजीएस में भाई साहब फर्दर दो अलग अलग कैटेगरी है, सीजीएस में फर्दर दो अलग अलग कैटेगरी है, एक तो है ईएसयू और एक तो है ईएमयू। ईएसयू क्या हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएमयू क्या हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टेट कुलम, स्टेट कुलम, और ईएमयू को हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट कुलम, एब्सोल्यूट कुलम। तो ये सब छोटे छोटे यूनिट्स हैं, नोटिस करें स्टेट कुलम का सिंबल क्या रहेगा एसटी और सी, यू नो एसटी बोले तो स्टेट और सी बोले तो कुलम। और आइए एब्सोल्यूट कुलम का क्या सिंबल रहेगा, नोटिस करिए इसका सिंबल क्या रहेगा दैट इज एब सी, यू नो इसको हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट कुलम, एब कुलम दैट इज एब्सोल्यूट कुलम। ठीक, ये हो जाएगा। तो दीज आर द वेरियस यूनिट्स टू रिप्रेजेंट द चार्ज। ऑब्वियसली मैं अगले कई दिनों तक लगातार चार्ज के बारे में गाना गाता रहूंगा, चार्ज ये चार्ज वो ऐसा बोलता रहूंगा, तो भाई चार्ज को दिखाने के लिए उसको प्रेजेंट करने के लिए मेरे पास यूनिट्स होनी चाहिए। तो दीज आर द वेरियस पॉसिबल यूनिट्स टू रिप्रेजेंट द चार्ज। जब मैं इनका यूज कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं मेरे सवाल में मैं कभी कभी एमके से सीजीएस या सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आइए क्या हो जाएगा, यस क्या रिलेशन है दैट इज 1 कूलम दैट इज 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम, और 1 कूलम दैट इज 1/10 एब कूलम। ये रिलेशन होते हैं जो कि आपको याद करना चाहिए। एक कूलम में क्या है स्टेट कूलम वगैरह याद होना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कई बार मान लीजिए मेरा सवाल सीजीएस में होगा मुझे एमकेएस में जाना है, कभी कभी मेरा सवाल एमकेएस में होगा मुझे सीजीएस में जाना है, तो आपको ये हिसाब याद होना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं, देखिए एक कूलम और एक स्टेट कूलम में कौन ज्यादा है, एक कूलम एक स्टेट कूलम में कौन ज्यादा है, वेरी गुड वेरी गुड। एक कूलम, इतने सारे स्टेट कूलम मिलके एक कूलम बन रहा है, तो बोलो बे नालायकों कौन ज्यादा है, एक कूलम ज्यादा हो गया स्टेट कूलम छोटा हो गया। अब आइए एक कूलम और एक एब्सोल्यूट कूलम में कौन ज्यादा है, बोलो नालायकों एक कूलम और एक एब्सोल्यूट कूलम में कौन ज्यादा है। इसको यूं पढ़िए 10 को यहां ले जाएं, 10 कूलम्स आर मेकिंग 1 एब्सोल्यूट कूलम, 10 कूलम मिलके एक एब्सोल्यूट कूलम बना रहे हैं, तो बोलो बाबू कौन ज्यादा हो गया कूलम या एब्सोल्यूट कूलम, डेफिनेटली एब्सोल्यूट कूलम ज्यादा है। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। इसके अलावा एक स्पेशल यूनिट होता है बेटा फेराडे, नाम सुना होगा फेराडे। चार्ज के बारे में एक स्पेशल यूनिट है, शब्दों पे ध्यान दीजिए। मैंने फेराडे को एमकेएस में भी नहीं लिखा सीजीएस में भी नहीं लिखा, वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। आर्यन कोशर से एक बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल प्रगति, बिल्कुल सही आंसर सही है, शाबाश। आइए सब बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। हाँ जी, नोटिस करिए 1 फेराडे, फेराडे की स्पेशल यूनिट है, इसका वैल्यू याद रखें आप लोग, क्या वैल्यू होता है 96500 कूलम। जी हाँ, फेराडे ना एमकेएस है ना फेराडे सीजीएस है, वो क्या है बेसिकली वो है स्पेशल यूनिट, और उसका वैल्यू कितना होता है 96500 कूलम। और आप चाहें तो और याद कर सकते हैं, दैट इज एवोगाड्रो नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन चार्ज। एवोगाड्रो नंबर यू नो फेराडेज लॉ, यस आपने केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, याद है एक कंटेनर में वोल्टामीटर में 2 इलेक्ट्रोड लगा के बैठ जाते हैं, और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल दें तो क्या होता है एक इलेक्ट्रोड का मास निकल के दूसरे पे शिफ्ट होता है, तो वहां से फेराडे का, वहां से चार्ज का स्पेशल यूनिट डेवलप होता है फेराडे, और उसकी वैल्यू निकलती है एवोगाड्रो नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन चार्ज। और बेटा जी एवोगाड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन चार्ज को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 96500। ठीक है, तो रफली आप यूं याद रखिए, यूं मान लीजिए फेराडे को इंसान है और उसका मोबाइल नंबर कितना है, फेराडे का मोबाइल नंबर कितना है 96500। तो कभी भी फेराडे से बात करनी तो क्या डायल करना है 96500, ये उसका मोबाइल नंबर है। क्लियर, ये हो जाएगा। दीज आर द वेरियस यूनिट्स। नोटिस करें मैंने आपको सभी पॉसिबल यूनिट जरूर बताई है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इतने सारे यूनिट्स देख करके बच्चों को परेशान नहीं होना है, इतने सारे यूनिट्स देख के आपको परेशान नहीं होना है। ध्यान दो बेटा, ध्यान दीजिए, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको मेनली 2 यूनिट काम में आएगी। न्यूमेरिकल में मेनली ज्यादातर क्या काम आएगा कूलम। आप मान के चलिए न्यूमेरिकल आपके अक्सर एमकेएस में रहेंगे, एमकेएस में अक्सर आपकी डीलिंग किस में होगी कूलम में, और सीजीएस में अक्सर चलेगा तो ज्यादा क्या चलेगा ईएसयू चलेगा। ठीक है, तो आप परेशान मत होना। आप यूं मानिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपका चार्ज अक्सर किस में रहेगा कूलम या फिर हद ईएसयू में रहेगा, आप बड़े आसानी से मैनेज कर पाएंगे, कर लेंगे बेटा जी। चलिए, ये था चार्ज के यूनिट्स के बारे में। वापस से बात कर लेता हूं, चार्ज के यूनिट्स हो गए हैं। चलिए गौर करें, ये तो हो गया यूनिट्स।
क्या मुझे बता सकते हैं चार्ज क्या है? फंडामेंटल पैरामीटर है कि डिराइव्ड है? बोलो बे। चार्ज, चार्ज पढ़ रहे हैं ना? क्योंकि मैं चार्ज पढ़ रहा हूं तो आज मैं चार्ज के बारे में बहुत सारी बेसिक बातें करूंगा। यस, मैं चार्ज के बारे में बहुत सारी बेसिक बातें करूंगा। बच्चा आप जानते हैं ना, एग्जामिनर जो है न्यूमेरिकली पूछ सकता है, एग्जामिनर थियोरटिकल सवाल ही पूछ सकता है, एग्जामिनर स्टेटमेंट के फॉर्म भी सवाल दे सकता है, ट्रू फॉल्स पूछ सकता है, एआर पूछ सकता है, कॉलम मैचिंग पूछ सकता है, तो आपको सब आना चाहिए। यस, मुझे बताइए, मुझे बताइए। यस, चार्ज के बारे में। यस, बोलिए चार्ज क्या है, फंडामेंटल या डिराइव्ड? बोलो बे। फंडामेंटल की डिराइव्ड? डिराइव्ड। वेरी गुड, डिराइव्ड है। आयुष बोल रहा है फंडामेंटल है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं फंडामेंटल है। नहीं, मैं बोलना चाहूंगा ये डिराइव्ड है। कैसे चेक करते हैं, सुनिए। बच्चा आप एक चैप्टर पढ़ते हैं यूनिट डायमेंशन, वहां पे हम आपको पढ़ाते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना गया है, 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना गया है। और फिजिक्स में उन 7 के अलावा बाकी जितने भी हैं वो उन 7 में से ही बनते हैं, उन 7 से डिराइव होते हैं। तो केवल 7 फंडामेंटल हैं, बाकी सब क्या है, डिराइव्ड हैं। और मैं कहना चाहूंगा वो जो 7 की लिस्ट है उसमें करंट तो है, उसमें टाइम तो है, उसमें चार्ज नहीं है। तो चार्ज जो है वो फंडामेंटल पैरामीटर की लिस्ट में नहीं है, तो हमारा चार्ज फंडामेंटल नहीं हुआ। ये फंडामेंटल नहीं है, और फंडामेंटल नहीं है तो बोलो बच्चा ये क्या है? ये फंडामेंटल नहीं है बोलो, तो बोलो क्या है? डिराइव्ड हो जाएगा। बिल्कुल, ये डिराइव्ड हो जाएगा। क्या मुझे बता सकते हैं ये जो चार्ज नाम का जो डिराइव्ड पैरामीटर है किन फंडामेंटल पैरामीटर से डिराइव होता है? ये चार्ज नाम का जो फंडामेंटल पैरामीटर है, सॉरी, चार्ज नाम का जो डिराइव्ड पैरामीटर है वो किन फंडामेंटल पैरामीटर से डिराइव्ड होगा? करंट एंड टाइम। वेरी गुड, किससे डिराइव होगा? करंट एंड टाइम। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा, ये हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूं आपके लिए कौन सा है ये डिराइव्ड पैरामीटर। छोटी छोटी बातें हैं। हाँ बेटा जी, जो चार्ज आप पढ़ रहे हो क्या है? डिराइव्ड पैरामीटर, बिल्कुल सही है। डायमेंशन, कभी कभी हमें सवालों में चार्ज की डायमेंशन की जरूरत पड़ सकती है, खुद बताइए। डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा? करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम का मतलब क्या हो गया? क्या ये एटी हो जाएगा? ए बोले तो एम्पियर और टी बोले तो टाइम। इस तरह से हम लोग इसका डायमेंशन मैनेज कर सकते हैं। तो ये था चार्ज के बारे में बेसिक जानकारी। चेक करें फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं सब बच्चे, बहुत बढ़िया। बेटे तो ये था चार्ज के बारे में, क्योंकि मैं चार्ज बोलता रहूंगा, तय हो गया आज के बाद। चार्जिंग के लिए कौन सा क्या करना पड़ेगा? या तो इलेक्ट्रॉन को मिलाना या इलेक्ट्रॉन को हटाना, चार्जिंग हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात है, चार्ज की बातें अक्सर किस में करने वाले हैं? कुलाम या ईएसयू में करने वाले हैं। कुलाम और ईएसयू का रिजल्ट रिलेशन तेरे को पता होना चाहिए। डायमेंशन वगैरह आपके सामने आ गई, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं बोलना चाहूंगा कि छोटे छोटे सवाल कराता हूं आपको, कैसे इसका यूज होगा, जरा समझते हैं। आइए, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं बेटे, ये देखिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा, मैं बोल रहा हूं चार्ज बताइए, चार्ज, चार्ज कितना रहेगा? ठीक है, मैंने बोला चार्ज बताइए, चार्ज, और अच्छा लिख देता हूं, चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ जी, चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं कह रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज कितना रहेगा, ये पूछ रहे हैं। आइए, इसमें पहला सवाल ये देखिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स एडेड। हाँ बच्चा, कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, मैंने उसमें 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। पहली बात, इलेक्ट्रॉन मिलाना, बॉडी बिकम्स नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन हटाना, बॉडी बिकम्स पॉजिटिव। आइए, आपने कहा मैंने 10 इलेक्ट्रॉन मिलाया तो चार्ज कितना हो जाएगा? बोलो चार्ज कितना हो जाएगा? यस, चार्ज, इलेक्ट्रॉन मिलाया तो पहली बात तो माइनस, और हाँ कितने इलेक्ट्रॉन मिला? 10, तो बोलो भाई चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस का 10 ही हो जाएगा। ठीक है, और देखो, मैंने कहा मैंने 500 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, 500 इलेक्ट्रॉन रिमूव, जी हाँ, मैंने 500 इलेक्ट्रॉन हटा दिए हैं। 500 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तेरी बॉडी में से 500 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, इलेक्ट्रॉन हटा दिए, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन हटाया, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज बनेगा कितना? 500 ई। कितना चार्ज बनेगा? 500 ई। तो अगर तेरा आंसर या तो 500 ई ही रहेगा या तो तेरा आंसर 500 ई। पता लगा तेने कूलम में बात किया, तो क्या कर लेंगे, आ जाओ, प्लस का 500 ई बोले तो चेक करो बेटा जी, ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 10⁻17 कूलम। क्या ये आंसर आ जाएगा? यस। मैं देखूंगा कितने ने आंसर ई में दिया कि कूलम में दिया, अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, शाबाश, ये कर सकते हैं। और देखिए तीसरा सवाल, यस, इफ ऑब्जेक्ट हैज 5 into 10⁻21 electrons and 0.01% electrons are removed। आइए, क्या बोल रहा है? तेरे वो ऑब्जेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? तेरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन है 5 into 10⁻21, इतने इलेक्ट्रॉन तेरे ऑब्जेक्ट में है, और तेने उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए हैं। 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो +10 ही,
100 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो +100 लेकिन इस बार तेने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया उनकी संख्या तेने डायरेक्ट नहीं बताई है। तेने क्या बोला, टोटल इलेक्ट्रॉन का इतना % रिमूव कर लिया। क्या मैं जान लूं कि तेने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए होंगे? यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड कितना हो जाएगा? 0.01%। 0.01% किसका? टोटल। 5 इंटू 10^21। बोलो बाबू, ये हो जाएगा 5 इंटू 10^17। कितना हो गया? दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू आर रिमूविंग, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू आर रिमूविंग फ्रॉम योर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो तेने इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो बता क्या मैं जान लूं तेरा चार्ज कितना हो जाएगा? यस, क्या मैं जान लूं तेरा चार्ज कितना हो जाएगा? आ जा, कितना? पहली बार तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, बोलो +17 इंटू ई। क्या ये चार्ज हो जाएगा? यस, ये चार्ज हो जाएगा। आओ, अगर ये चार्ज को आगे बढ़ाएं, 17 ई का वैल्यू कितना बेटा जी? 1.6 10^-19। चेक कर लो भाई। प्लस ये हो गया तेरा 8, ये हो गया तेरा 10^-2। भाई साहब प्लस का 0.08 कूलम, प्लस का 0.08 कूलम। क्लियर है सब लोगों को? ये हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं अमन राहल, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, सही बात है, कर सकते हैं। तो बताइए क्या आपको काम करना आ रहा है? यस। मेन मुद्दा, इलेक्ट्रॉन मिलाया बॉडी ने नेगेटिव होना है, इलेक्ट्रॉन हटाया बॉडी ने पॉजिटिव होना है। कितना इलेक्ट्रॉन मिलाया कितना हटाया, दैट विल डेवलप द चार्ज अक्रॉस द बॉडी। और ध्यान रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोले सर अपन ने इलेक्ट्रॉन मिलाया इलेक्ट्रॉन हटाया तो उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी तो है ना। अरे भैया, उसमें जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, जो उसमें ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, उससे तो वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था। ओरिजिनली उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे नेचुरली, उससे तो वो ऑब्जेक्ट क्या था? न्यूट्रल था। तो चार्जिंग कब हो रही है? क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से? चार्जिंग के लिए कौन जिम्मेदार है भाई? उसके अंदर जो नेचुरली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे उससे तो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था। अब उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का आना या जाना हुआ है, उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का आना या जो जाना हुआ है, क्या वो चार्जिंग करने के लिए जिम्मेदार है? यस, वो चार्जिंग के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए जब भी चार्ज कैलकुलेट करना होगा तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। कर लेंगे बच्चा? शाबाश। इस तरह के छोटे सवाल आप कर सकते हैं। आइए अगला अगला सवाल देखिए। फाइंड टोटल चार्ज फ्लो फ्रॉम अ वायर इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स इफ पहला सवाल, करंट दिया हुआ है कितना? मान लीजिए 5 एम्पियर। दूसरा सवाल, करंट दिया हुआ है कितना? मान लीजिए कुछ भी 3t² + 2t, ये दिया हुआ है। ठीक है, आ जाइए काम शुरू करते हैं। हाँ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा जी, ये हो गया, आ जाओ। हाँ जी, मैंने पूछा है कि फर्स्ट 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ जानना है। बच्चों मैंने आपको करंट दे दिया है, और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि चार्ज बताइए। भाई साहब करंट दे दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ चार्ज बताइए। आओ कर लेते हैं। ठीक है, चलो कैसे करें? हाँ जी, पहचाने दोनों सवाल एक साथ क्यों लिए। ये करंट कांस्टेंट है 5 एम्पियर। ये करंट कैसा है? कांस्टेंट है कि टाइम डिपेंडेंट? अभी बताया था, अगर करंट कांस्टेंट हो क्या सीधे मल्टीप्लाई करके काम हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। हाँ शिखा, बिल्कुल सही बात है। तो बोलो यहाँ पे चार्ज क्या होगा? सिंपल I इंटू टी। आई टाइम कितना है तेरा? 10। तेरा आंसर है 50 कूलम। यहाँ पे यहाँ बेटा जी करंट, यहाँ करंट वेरिएबल है। हाँ शाहिद बोले, वेरी गुड। यहाँ करंट वेरिएबल है, तो बताइए यहाँ पर चार्ज कैसे निकलेगा बाबू? कुछ समझे बाबू? यस। तो ध्यान रखना, चार्ज यहाँ पर इंटीग्रेशन से आएगा। इंटीग्रेशन का करते हैं ये। तो आप देखिए टाइम, यहाँ टाइम वेरिएबल है तो ऑब्वियसली मुझे टाइम की रेंज लिखनी पड़ेगी। क्या है टाइम की रेंज? कहाँ बात कर रहा है? क्या 0 से 10 सेकंड? 0 से 10 सेकंड। चलो प्रोसेस करते हैं। ये हो जाएगा तेरा t³ और ये हो जाएगा तेरा t², है ना। आराम से देख लो इंटीग्रेशन, और साथ में c आ ही जाएगा। लिमिट डालेंगे आप लोग, लिमिट डालेंगे 10 और 0। आराम से देख लो, ये हो जाएगा तेरा 1000, ये हो जाएगा तेरा 100। ठीक है, और बस ये आ गया आंसर। देखो चेक करो, क्या 1100 कूलम। चेक करो 1100 कूलम। बहुत बढ़िया संदीप का आंसर 1100 कूलम आया है, बहुत बढ़िया। प्रगति आपका आंसर सही है, वेरी गुड। खुशी आपका आंसर गलत है, चेक करो बेटा जी। हिमांशु आपका आंसर गलत है, चेक करो। चेक करें, शाबाश चेक करें बेटा जी, चेक करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चेक करें, ये आंसर आना चाहिए। और शायद आप जान गए होंगे मैंने दोनों सवाल एक साथ क्यों लिए हैं। दोनों सवाल एक साथ लेने का उद्देश्य है कि आपकी बुद्धि में ये बात जानी चाहिए कि कब इंटीग्रेशन करना है और कब इंटीग्रेशन नहीं करना है। मेरे कहने से इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए। क्या सीखा आप लोगों ने? अगर करंट कांस्टेंट है
करंट कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, अगर करंट वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन की जरूरत है। बच्चा क्या आप जानते हैं पूरे फिजिक्स में आप जगह जगह दुनिया भर के फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, तो ध्यान रखना जब भी कोई सवाल में आप फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे, अगर उस सवाल में फॉर्मूला की सब चीजें कांस्टेंट है तो बस फॉर्मूला लगाइए, गुणा भाग करिए, आंसर आ जाएगा। मगर जो फॉर्मूला तू अप्लाई कर रहा है अगर उसमें कोई एक चीज वेरिएबल आ जाए, उसमें कोई एक चीज वेरिएबल आ जाए तो डायरेक्ट गुणा भाग करके आंसर नहीं आएगा। जब जब कोई फॉर्मूला में एक आध वेरिएबल फंस जाएगा तो तेरे को एलिमेंट लेकर के काम करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करके काम करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है सागर भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्लियर है सब लोगों को? क्या 1100 आंसर आया सब बच्चों का? वेरी गुड। अनुज्ञा 62 कहां से आंसर का बेटा चेक करो, अनुज्ञा बेटे चेक करो, 62 आंसर नहीं आएगा, चेक करो बेटा जी, अनुज्ञा बेटे चेक करो फटाफट से, चेक करो। यस, तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो ये था बेटा किसके बारे में? चार्ज की बेसिक जानकारी के बारे में। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए, तो मैं आपसे बता रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि हाँ हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है। चार्ज की बेसिक जानकारी आपके पास आ गई, ये आप जान रहे हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चा, हमें पढ़ना है चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। गौर करें, जो चार्ज आप पढ़ रहे हैं बेटे उसके बारे में 7-8 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे सभी सवालों के अंदर आने वाले पूरे चैप्टर के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका यूज रहेगा। तो हमें उन प्रॉपर्टीज की समझ डेवलप करनी है, उनको रटना नहीं है। 7-8 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज की समझ डेवलप करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में शुरू कर रहा हूं। आइए जो जो प्रॉपर्टीज सीखते जाएं। पहली बात एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर। जी हाँ, पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कि चार्ज की नेचर कैसी होती है? एडिटिव। इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब क्या रहा कि इसका मतलब चार्ज, अगर मान लीजिए आपका कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में एक सिंगल चार्ज की बजाय 2 3 4 5 चार्जेस हैं, मैं बोलूंगा टोटल चार्ज लाइए, तो आपको क्या करना है? सभी को लपेट देना है, समेट देना है, सबको जोड़ जाड़ के आपको क्या लेना है? आंसर ले आना है। तो ऐसा हम किस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कर पा रहे हैं? चार्ज इज हैविंग एडिटिव नेचर, चार्ज इज हैविंग एडिटिव नेचर, इसीलिए हम टोटल चार्ज के लिए क्या करते हैं? सभी को जोड़ जाड़ के आंसर लाते हैं। और ऐसा आप कई बार करते हैं। ये देखिए कैसे, ये देखो उदाहरण देखो आप हाथों हाथ। यस, जैसे मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, ये कोई क्लोज सरफेस है, नाम सुना होगा क्लोज सरफेस। यस, याद आ गया, गॉस थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे। क्लोज सरफेस, मान लीजिए मैंने आपसे कहा यहाँ प्लस का 3 कूलम है, मान लीजिए मैंने यहाँ कहा माइनस का 5 कूलम है, मान लीजिए मैंने कहा प्लस का 10 कूलम है। ठीक है बच्चा, मैं पूछूंगा टोटल चार्ज बताइए, मैं पूछूंगा टोटल चार्ज। हाँ जी, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जोड़ लो 13। इज इट प्लस का 8 कूलम? कितना है ये? प्लस का 8 कूलम। तो कर क्या रहे हैं हम लोग? हमारे पास 2 3 4 5 जितने भी चार्जेस थे सबको लपेट दिया, जोड़ दिया, टोटल चार्ज आ गया। दिस इज कॉल्ड एडिटिव नेचर, दिस कॉल्ड एडिटिव नेचर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है सागर भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सन्नी कुमार, बिल्कुल। चार्ज स्केलर है, चार्ज में काहे की डायरेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। ये था एडिटिव नेचर के बारे में। आइए दूसरा प्रॉपर्टी पकड़ते हैं। दूसरा, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। जी हाँ, हम बोल रहे हैं कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जो चार्ज की वैल्यू है, चार्ज की जो वैल्यू है वो उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करती। जी हाँ, चार्ज इनवेरिएंट का मतलब क्या हो गया? क्यों? चार्ज की वैल्यू स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब क्या रहा? करना भी नहीं चाहिए। एक बार बताओ, मैं आपसे पूछूंगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए, तो हमें याद है ना 1.6 10⁻⁻19। मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा तो ये चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तब भी ये चार्ज है। इलेक्ट्रॉन फास्ट चलेगा, स्लो चलेगा, नहीं चलेगा, यूनिफॉर्म मोशन करेगा, ये करेगा, वो करेगा, जो भी करेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसकी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो बेटा जिस पर हम डिपेंड नहीं करते उसकी पावर कितनी लिखते हैं? 0। हमने बोला चार्ज की वैल्यू स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है, और इसको हम टेक्निकली बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। बात तय हो गई, चार्ज इज इनवेरिएंट। क्लियर? अब आइए चार्ज इनवेरिएंट कर। वेरी गुड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये बात सही है, ये बात सही कि चार्ज इनवेरिएंट है, बिल्कुल सही बात है, ये तो आप समझते हैं। मगर आपने सुना होगा बेटे कि मास जो होता है, मास, क्या आपने सुना है? मास, मास जो होता है इफेक्टिव मास, ये क्या होता है? m0 √1 - v²/c²। सुना होगा आपने आइंस्टीन का रिलेटिविटी प्रिंसिपल। तो ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी क्या मास बढ़ता है? यस, आपने सुना होगा जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी मास क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, आइंस्टीन का रिलेटिविटी प्रिंसिपल, बहुत बढ़िया। तो ध्यान दीजिए, मास इफेक्टिव क्या होगा? रेस्ट मास, और ये फॉर्मूला। तो स्पीड बढ़ने पे मास बढ़ता है, तो ध्यान दीजिए स्पीड बढ़ने पे चार्ज तो सेम रहेगा, लेकिन स्पीड बढ़ने पे मास बढ़ता है। तो मैं तो आपको चार्ज पढ़ा रहा हूं, तो चार्ज पे असर नहीं है, हाँ मास पे असर है।
और मास पे असर है, तो फिर इस बात पे सवाल बन सकता है। कैसे बन सकता है जरा देखिए, छोटा सवाल कैसे बन सकता है बेटा। यस, मान लीजिए मैंने आपसे कहा, मैंने बोला कि मैं स्पीड ऑफ पार्टिकल बढ़ा रहे हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बताइए पहला सवाल, बोलो चार्ज बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज बढ़ेगा कि कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन क्या एक शब्द आपने सुना, स्पेसिफिक चार्ज? हाँ बाबू, हाँ बाबू, स्पेसिफिक चार्ज ये होता है बेटा जी क्यू बाय एम। क्यू बाय एम है, जरा सोच के देखिए, क्यू बाय एम। क्यू तो कांस्टेंट रहेगा, स्पीड बढ़ा तो बोले मास तो बढ़ेगा, तो बोल क्यू बाय एम बढ़ेगा कि कम होगा? कम होता जाएगा। जी हाँ, तो स्टेटमेंट दे सकता हूं मैं, अगर मैं किसी पार्टिकल की स्पीड बढ़ाऊंगा, मैं चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाऊंगा तो उसका चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, मगर उसका स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट रहेगा कि डाउन हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया संदीप, डाउन हो जाएगा। स्पेसिफिक चार्ज डाउन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा पता लग रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस तरह से करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये था छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उनका आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चा, तीसरा, क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है आनंद। जो इफेक्टिव मास होता है ना, वो स्पीड के साथ बढ़ता है। जैसे पेन है, इसका जो भी रेस्ट मास है, अगर इस पेन को फेंकूंगा तो जब ये मोशन में होगा तो इसका इफेक्टिव मास रेस्ट मास से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, और स्पीड जितनी ज्यादा होगी मास भी उतना ज्यादा होगा। तुम्हें याद है डी ब्रोगली पढ़ते हो ना, वहां पे इस तरह की बात आती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब है सभी का, बहुत सुंदर, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। जी हाँ, चार्ज कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। जी हाँ, मैं बोल रहा हूं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। दैट इज अबाउट द चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। क्या मतलब हो गया, समझते हैं इसको। देखो भाई, चार्ज कंजर्वेशन का मीनिंग क्या हो गया? टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब चार्ज ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। चार्ज को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ये तो लोग जानते हैं कि हाँ चार्ज कंजर्वेशन ऐसा होता है। जो बारीक बात है वो ये है कि पहली बात, चार्ज कंजर्वेशन किसके बारे में है? इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में नहीं है। वो किसके बारे में है? वो है सिस्टम के बारे में, और सिस्टम भी नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। कैसे, सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे हाथ को मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए इसके ऊपर +10 कूलम चार्ज है, मैं कह रहा हूं ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया? किसी और चीज से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ये वाकई में आइसोलेटेड है तो किसी और चीज से का कोई लेन देन, कोई कनेक्शन, कोई तारवार नहीं है। तो बॉस, अगर इसका किसी और चीज से कोई कनेक्शन नहीं है तो ये चाहकर भी औरों से चार्ज का लेन देन नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज का लेन देन कैसा होगा? पाथ से होगा। ये तो आइसोलेटेड है, तो इसका औरों से कोई लेना देना नहीं है, तो ये चाहकर भी औरों से लेन देन नहीं करेगा। अगर ये औरों से लेन देन नहीं करेगा तो इसका चार्ज जो भी था वो बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। इसीलिए प्योर बात क्या है कि आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज, शब्दों पे ध्यान दीजिए, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ये मैंने लिखा है, ठीक है, और लिखा है तो इसको अपन देख सकते हैं। अब यहां पे भी एक अच्छा सवाल बनता है, कैसे, सुनिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आइसोलेटेड क्लोज सरफेस, ये देखिए उदाहरण देखिए, मेरे पास कोई आइसोलेटेड क्लोज सरफेस है बेटे, ये देखिए उदाहरण समझते हैं। ये देखिए कोई आइसोलेटेड क्लोज सरफेस है, मान लो इसका चार्ज है +10 कूलम, ठीक है। मैं इसको ऐसा लिखूं क्या आपके लिए, प्लस का 12 कूलम और माइनस का 2 कूलम। क्या मैं इसको ऐसा लिखूं आपके लिए, प्लस का 15 कूलम और माइनस का 5 कूलम। शब्दों पे ध्यान दीजिए। मेरे पास कोई आइसोलेटेड क्लोज सरफेस था बेटा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रमित, यस। आइसोलेटेड क्लोज सरफेस मेरे पास है, देखो 3 फोटो बनाए, इसके अंदर +10 कूलम चार्ज है। क्या मैं जोड़ बाकी बना के इसको +12 और -2 लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं जोड़ बाकी के हिसाब से +15 -5 लिख सकता हूँ? यस। टोटल चार्ज +10, टोटल चार्ज +10, टोटल चार्ज +10। तो बताइए, ये आइसोलेटेड क्लोज सरफेस था तो उसका टोटल चार्ज +10 +10 +10, टोटल चार्ज चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। मगर टोटल पॉजिटिव चार्ज +10, टोटल पॉजिटिव चार्ज +12, टोटल पॉजिटिव चार्ज +15, यानी पॉजिटिव चार्ज चेंज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई है? चार्ज कंजर्वेशन क्या बोलता है? वो अकेले पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं करता है, वो अकेले नेगेटिव चार्ज की बात नहीं करता, वो किसकी बात कर रहा है? टोटल चार्ज विल बी कंजर्व। हाँ, टोटल पॉजिटिव चार्ज में चेंज, टोटल नेगेटिव चार्ज वो भी चेंज हो सकता है। ध्यान रखना, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। इज इट क्लियर?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया, क्लियर, वेरी गुड। तो ये किसके बारे में बेटा, चार्ज कंजर्वेशन के बारे में। और ध्यान रखना आप लोग, दुनिया में कोई भी फिनोमिना हो जाए, दुनिया में कोई भी फिनोमिना हो जाए, न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो जाए, कोई मैकेनिकल फिनोमिना हो जाए, दुनिया में किसी भी फिनोमिना के अंदर चार्ज कंजर्वेशन का वोलेशन संभव नहीं है। दिमाग लगा के रखना, दुनिया में कोई भी कहानी में टोटल चार्ज बिफोर प्रोसेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर प्रोसेस। किसी भी कहानी में, किसी भी फिनोमिना में, किसी भी तरह के रिएक्शन में उस कार्यक्रम के पहले का टोटल चार्ज इज इक्वल टू कार्यक्रम के बाद का टोटल चार्ज। ऐसा होना ही चाहिए। अगर ऐसा किसी सवाल में नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली अपने से कोई ना कोई गलती हो रही होगी। नजर टिका के रखना, दुनिया भर के सवाल कराऊंगा अगले 10, 15, 17 दिनों में, तो नजर टिका के रखना, एक भी सवाल में चार्ज कंजर्वेशन का वोलेशन नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो डेफिनेटली वो हमारी गलती है। मेक श्योर दैट इज टोटल चार्ज विल बी कंजर्व्ड। वेरी गुड सागर, ये हो जाएगा। ये था बेटे तीसरा प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बेटे, 3 प्रॉपर्टी हो गई, 4। चौथा प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगला प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, चार्ज का क्वांटाइजेशन। बोले क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। आइए पहले इसका मीनिंग समझते हैं। बच्चों फिजिक्स में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, फिजिक्स में गौर करें। फिजिक्स में आप जानते हैं दुनिया भर के फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं ना, जाने क्या क्या जाता है, ये वो, हर चैप्टर में 10-20 नाम आ जाते हैं। आप देखते हो ना, हर एक को तो मैं क्वांटाइज नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो चार्ज में पढ़ा रहा हूँ उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वांटाइज। बोले यार क्यों बोला, एक्चुअली क्वांटाइज शब्द किससे बना, क्वांटा। क्वांटा मतलब द स्मॉलेस्ट बंडल, क्वांटा मतलब द स्मॉलेस्ट पैकेट, सबसे छोटा पैकेट, सबसे छोटा बंडल, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की कॉन्टिन्यूस वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बल्कि वैल्यू बंडल्स के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज पैरामीटर बोलते हैं। और सिंपल बोल देता हूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटाइज बोलने के लिए मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त, उसका कोई ना कोई मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होना चाहिए, उसका कोई ना कोई मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्वांटा। और बाकी सारी वैल्यूज जो भी हैं वो उस मिनिमम वैल्यू की सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मल्टीपल होनी चाहिए। कौन सा मल्टीपल, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मल्टीपल होनी चाहिए। जहां जहां पर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएगी बेटे, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज पैरामीटर। अपनी बात को समझाने के लिए मैं एक देसी एग्जांपल लेता हूं। डू नो देसी, मैं सबसे पहले देसी लूंगा, बाद में मैं इस पे आऊंगा, नोटिस करें। मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैंने एक पैरामीटर बना लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। हाँ बच्चों, मैंने आपको समझाने के लिए एक पैरामीटर बना लिया, क्या, यस, क्या बता दिया मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, आइए मान लीजिए क्लास चल रही है, मान लीजिए क्लास चल रही, तो बताइए इस पैरामीटर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1। अरे क्लास में एक भी बच्चा नहीं होगा तो क्लास तो नहीं चलेगा, क्या मास्टर खुद को पढ़ाएगा क्या, नहीं। तो अगर क्लास चल रही है भाई, तो बोलो स्टूडेंट की मिनिमम पॉसिबल संख्या कितनी होगी, 1। तो ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गई। अब अगर क्लास में ज्यादा बच्चे हैं तो कितने हो सकते हैं, क्लास में 3 बच्चे हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, ये हो सकते हैं ना। तो जरा देखना क्या क्या विशेष बात हो गई है, दोनों बातों का फॉलो हो रहा है। पहली बात, इसका कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू है, हाँ मिनिमम वैल्यू है, एक बात। दूसरी बात, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उस मिनिमम वैल्यू का केवल और केवल इंटीजर मल्टीपल है, उसका केवल और केवल इंटीजर मल्टीपल है। तो बोलो क्या दोनों बातें फॉलो हो रही, यस, मिनिमम वैल्यू शुड बी देयर, एक बात। दूसरी बात, ऑल अदर वैल्यू शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ दैट मिनिमम वैल्यू, दोनों बातें फॉलो हो रही है। तो बच्चा मुझे बोलना पड़ेगा कि यार ये जो पैरामीटर मैंने बनाया भाइयों वो क्या है, वो डेफिनेटली क्या रहेगा, क्वांटाइज। आप मुझे बताओ ना, क्या क्लास में कभी 7.2 स्टूडेंट होंगे क्या क्लास में कभी 7.2 स्टूडेंट होंगे क्या, नहीं होंगे। क्या क्लास में कभी 5/3 स्टूडेंट होंगे क्या, नहीं होंगे। यानी क्या रहा, मिनिमम वैल्यू का डेसिमल मल्टीपल नहीं चलेगा, मिनिमम वैल्यू का फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं चलेगा, जब भी चलेगा जहां भी होगा केवल क्या चलेगा, इंटीजर मल्टीपल चलेगा बेटा, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्लियर है सब लोगों को, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अब ये तो सिखाने का तरीका था, हमें पढ़ना है चार्ज के क्वांटाइजेशन के बारे में। नोटिस करें, चार्ज क्वांटाइज पैरामीटर, इस बात को कंफर्म करने वाला साइंटिस्ट था मिलिकन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, नाम खूब सुना होगा आपने, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कुछ जानकारी निकाली। क्या जानकारी निकाली, उन्होंने जानकारी निकाली कि दुनिया में सबसे छोटा चार्ज क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज, इससे नीचे बात नहीं होगी। उन्होंने हमें बताया इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू रहेगी, ये भी उन्होंने बताया ये सबसे छोटा चार्ज है। तो बोलो क्या क्वांटा ऑफ चार्ज ई हो जाएगा, यस। क्या मिनिमम पॉसिबल चार्ज ई हो जाएगा, यस, ये उन्होंने बताया। एक बात, ये मिनिमम चार्ज है, और बाकी दुनिया में अगर इससे ज्यादा चार्ज होगा किसी पे तो वो क्या रहेगा, इसके इंटीजर मल्टीपल में रहेगा, यानी क्या रहेगा, इसका एन टाइम्स रहेगा, जहां एन क्या होना चाहिए,
इंटीजर नंबर होना चाहिए। ये सारी बात को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और अपने लेवल पे खूब सारे थ्योरेटिकल सवाल बन सकते हैं, छोटे मोटे सवाल बन सकते हैं। तो आइए सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। आइए नोट्स में लिखता हूं ढंग से। आइए सबसे पहली बात आप ये भी ध्यान रखें कि किसने कंफर्म किया क्वांटाइजेशन के बारे में, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, वहां से कंफर्म हुआ। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज कौन रहेगा, दैट इज ई। ये वैल्यू आपको याद होती है, ये क्वांटा ऑफ चार्ज हो गया, ये याद होता है आप लोगों को। ओके, और हाँ मैं कहना चाहूंगा कि क्वांटा ऑफ चार्ज कैसे डेवलप किया गया। उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी बारीक बारीक ऑयल की ड्रॉप बनाई, बहुत सारे ड्रॉप का चार्ज मेजर कर लिया, और चार्ज मेजर करने के बाद उनका HCF निकाला। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था LCM और HCF। उन्होंने सभी ड्रॉप का चार्ज मेजर किया, सारे चार्जेस का HCF निकाला, और जो HCF आया उसको क्या बोल दिया, क्वांटा ऑफ चार्ज बोल दिया। तो मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, मैं मेंशन करना चाहूंगा क्वांटा ऑफ चार्ज कैसे निकाला। मैं इसको सवालों में यूज करूंगा, HCF ऑफ ऑल मेजर्ड चार्जेस, मेजर्ड चार्जेस, HCF ऑफ ऑल मेजर्ड चार्जेस। ठीक है, ये इसका मीनिंग था, कैसे निकाला ये हो जाएगा। अब आइए बोले अदर चार्जेस का क्या होगा, जो भी चार्ज होगा क्या होगा, n टाइम्स ऑफ ई रहेगा, वेर n ने क्या होना, इंटीजर, इंटीजर बोले तो +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये होना पड़ेगा। ठीक है, और आइए ये सारी जानकारी कहां से निकली है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ नहीं बेटे एलसीएम नहीं, उन्होंने HCF यूज किया, ध्यान दीजिए बेटा जी, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम नहीं लिया बच्चा, ध्यान रखो HCF। ठीक है, आइए ये हो जाएगा। अब ये सारी कहानी किसने बताई, मिलिकन ने। ठीक है, ये हो गया, सारी बात हो गई कि हाँ ठीक है क्वांटाइजेशन रहेगा, हाँ ठीक है ई के इंटीजर मल्टीपल में चलेगा, सब समझ में आ गया। बाद में थोड़ा संकट आ गया, एक साइंटिस्ट है गेलमैन, गेलमैन साइंटिस्ट ने रिसर्च करके क्वार्क पार्टिकल डिस्कवर किया, क्वार्क पार्टिकल। और मजे की बात, उन्होंने जो क्वार्क पार्टिकल का चार्ज बताया, क्वार्क पार्टिकल का चार्ज बताया E/3 और 2E/3, ये उन्होंने बताया। तो बताइए क्वार्क पार्टिकल का चार्ज जो बताया वो क्या है, ई से भी छोटा है ना, ई से भी छोटा है। यार ये तो बोल रहा था कि ई के नीचे बात नहीं होगी, ये बोल रहा था कि ई के नीचे बात नहीं होगी, और वो गेलमैन क्या बोल रहा है कि तेरी ऐसी की तैसी, मेरे पास जो पार्टिकल है उसका चार्ज तो ई से भी कम है। तो बताइए जो क्वार्क पार्टिकल हैं वो क्वांटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन का एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन का एक्सेप्शन। ठीक है, वेरी गुड। तो जरा समझिए क्या रहा, ये देखिए यहां लिखना चाहूंगा मैं, एक्सेप्शन क्या रहा बेटा जी, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में किसका नाम चलेगा, ये देखिए क्वार्क पार्टिकल की जो थ्योरेटिकल जानकारी है, ध्यान रखें, क्वार्क, क्वार्क पार्टिकल दो तरह के बताए गए हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को मैं कैपिटल यू दिखाऊंगा, डाउन को मैं डी दिखाऊंगा। इसका चार्ज उन्होंने बता रखा है प्लस का 2E/3, इसका चार्ज है माइनस का E/3। आ रहा है समझ में, ये इनके चार्जेस बताए गए हैं गेलमैन के द्वारा। ध्यान दीजिए अपने एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल के अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। इसलिए जो भी थ्योरेटिकल या जो भी डेटा आपको चाहिए होगा एग्जाम के लिए, वो सब मैं क्लास में देने वाला हूँ। थ्योरी के लिए कहीं भी झांकने की जरूरत नहीं है, क्लास में जो बोल दिया वो सफिशिएंट है, इसीलिए ये आपको याद होना चाहिए। जी हाँ, अभी मैं आपसे पूछूंगा बहुत सारे सवाल कि कैसे इन सब बातों को यूज करना है। आ जाओ बेटा जी। तो ये रहा एक्सेप्शन। अब उनसे पूछा गया कि भाई साहब कहाँ ये क्वार्क पार्टिकल कहाँ है, उन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, उनको ब्रेक करेंगे तो क्वार्क पार्टिकल मिलेंगे। बोले कैसे, तो थियोरेटिकली उन्होंने समझाया कि जो प्रोटॉन है बेसिकली किससे बना है, प्रोटॉन ये किससे बना है, बोले 2 अप प्लस 1 डाउन से बना है। किससे बना है, 2 अप प्लस 1 डाउन से। बोले कैसे, चार्ज को बैलेंस किया। चार्ज को कैसे बैलेंस किया, ये देखिए चार्ज को बैलेंस करके बताया कैसे, ये देखिए इसका चार्ज कितना है 2 प्लस का 2E/3 प्लस 1 दैट इज माइनस का E/3। देखो तसल्ली से, ये हो गया प्लस का 4E/3, वो माइनस का E/3, इज इट मेकिंग प्लस का ई। तो इस तरह उन्होंने चार्ज बैलेंस करके बताया कि तेरा जो प्रोटॉन है वो किससे बना हुआ है, 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क से। बोले यार वो न्यूट्रॉन का क्या हिसाब है, न्यूट्रॉन, बोले न्यूट्रॉन का क्या हिसाब है, 1 अप प्लस 2 डाउन से। ऐसा एक्सप्लेन किया। बोले क्या कारण है, हिसाब बताओ। 1 अप 1 प्लस का 2E/3 प्लस 2 डाउन, डाउन बोले तो माइनस का E/3। ये हो गया प्लस का 2E/3, ये हो गया माइनस का 2E/3। अरे ये तो कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया कि जो तुम्हारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो किससे बने हुए हैं,
क्वार्क पार्टिकल से बने हुए। किससे बने हुए? क्वार्क पार्टिकल से बने हुए। ये उनका एक्सप्लेनेशन था। तो ये सारी जानकारी किसके बारे में है? ये सारी जानकारी थी क्वांटाइजेशन के बारे में। जी हाँ, क्वांटाइजेशन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन, वो सारी मैंने आपको बता दी है। थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई है। अब जो भी मैंने थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन बोली है, ऑब्वियसली मुझे बताना पड़ेगा इन पे सवाल कैसे बनते हैं। आइए मैं फटाफट से 2-5 सवाल पूछता हूं, ये सब आपको याद होना चाहिए। रेडी? चलिए आंसर करेंगे। रेडी बाबू? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो जरा देखते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, आइए। तो ये सारी जानकारी अब दिमाग में आता है कि सब क्यों याद करना है। सवाल कैसे बनेंगे, शुरुआत करते हैं। वर्बली बात होगी, रिप्लाई आना चाहिए फटाफट से। यस, हाँ जी। आपके लेवल सवाल बन सकता है, विच एक्सपेरिमेंट कंफर्म्ड अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपको 4 एक्सपेरिमेंट के नाम दे देंगे। आपका आंसर क्या होगा? मिलिकन ओल्डोप एक्सपेरिमेंट। दूसरी बात, यस, क्वांटा ऑफ द चार्ज इज इलेक्ट्रॉन चार्ज। फंडामेंटल चार्ज ऑफ नेचर इज, दैट इज इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि विच पार्टिकल इज द एक्सेप्शन ऑफ क्वांटाइजेशन। 4 नाम दे दूंगा, क्वार्क, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, कुछ भी 4 नाम दे दूंगा। बोलो, क्वांटाइजेशन का अपोज करने वाला पार्टिकल कौन सा था? क्वार्क पार्टिकल। क्वार्क पार्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब क्वार्क का चार्ज बोलिए प्लस का 2e/3, डाउन क्वार्क का चार्ज बोलिए माइनस का e/3। यस, आता है समझ में? ये सब थियोरेटिकल बातें आपको याद करनी पड़ेगी। और सुनिए, सवाल बनाने के लिए मैं क्या बोलूंगा? 1 प्रोटॉन इज मेड ऑफ, 4 ऑप्शन दूंगा, 1 अप प्लस 1 डाउन, 2 अप प्लस 2 डाउन, 1 अप प्लस 2 डाउन, 2 अप प्लस 1 डाउन। 1 प्रोटॉन इज मेड ऑफ 2 अप प्लस 1 डाउन। 1 न्यूट्रॉन इज मेड ऑफ, अगेन 4 ऑप्शन, 1 प्लस 1 डाउन, 2 अप 2 डाउन वगैरह। बोलो बे, न्यूट्रॉन इज मेड ऑफ 1 अप प्लस 2 डाउन। क्लियर है सब लोगों को? और ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कभी एग्जाम में भूल चूक लगे कि यार वो 1 अप प्लस 2 डाउन बोला था कि 2 अप प्लस 1 डाउन, तो क्या करना? चार्ज बैलेंस करके देख लेना। चार्ज बैलेंस करके देख लेना, वहां से आप जान पाएंगे कि कौन सा पार्टिकल कितने अप और कितने डाउन से बना हुआ है। बोलो बाबू, कर पाएंगे? बाबू लोग कर पाएंगे? यस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए और देखिए, छोटे छोटे सवाल कैसे बनते हैं वो भी बात कर लेते हैं। आओ, छोटे छोटे सवाल कैसे बनते हैं, आइए। कौन से चार्ज पॉसिबल है? विच चार्ज इज पॉसिबल। कभी कभी साधारण सवाल देने के लिए हम क्या करेंगे? बताइए कौन सा चार्ज पॉसिबल है। हम आपको 4 ऑप्शन में चार्जेस की 4 वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे बताइए कौन सा पॉसिबल है। आओ चेक करते हैं। ध्यान रखना, जो ई का इंटीजर मल्टीपल है वो पॉसिबल है, ई का बटे छठे मल्टीपल पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? आओ चेक करते हैं। पहले लिखता हूं, फिर आप मुझे बता देना, ठीक है? ये देखिए, प्लस का 5e, माइनस का 9e, प्लस का 3.2e, माइनस का 7/3e, है ना? और देखिए, माइनस का 51/3e, माइनस का 51/17e। यस, आइए, मैंने आपसे पूछा बताइए इनमें से कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। दिमाग में ध्यान रखें, दिमाग में ध्यान रखें। हाँ आदित्य मेहरा, आदित्य मेहरा, तेरे को जान के क्या करना है भाई, इधर ध्यान दे। हाँ आदित्य भाई साहब ऐसा फालतू सवाल पूछ रहे हैं कि आदित्य भाई को उल्टा लटका दिया जाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ जी, निकिता मैडम पूछ रहे हैं आपकी फिटनेस का क्या राज है। मैडम मैं जो है, आप लोगों की दुआ है, आप लोगों की दुआओं से चल रहा हूं मैं, ठीक है? जो भी हूं, जितना भी हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स की दुआओं से चल रहा हूं। बस यही राज है और ऊपर वाली की कृपा चल रही है, ठीक है? चलो बे, आ जाओ तो शुरू करते हैं। विच चार्ज इज पॉसिबल। हाँ जी, कौन सा चार्ज पॉसिबल है? यस बोलो बे। ई का इंटीजर मल्टीपल पॉसिबल है, ई का इंटीजर मल्टीपल पॉसिबल है, ई का डेसिमल मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, ई का डेसिमल मल्टीपल पॉसिबल नहीं है। आके ई का फ्रैक्शन मल्टीपल पॉसिबल नहीं है। बोलो भाई, ये वाला बताओ, ये वाला पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ये वाला पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। ध्यान दो, 51/17, 51/70 है ना, फ्रैक्शन दिखाने की कोशिश की है नालायकों, वो फ्रैक्शन नहीं है। 17 का टेबल आता है क्या आप लोगों को? 17 का टेबल आता है क्या आपको? 17 क्या टेबल में 3 बार जाइए, 51 आता है। तो नालायकों एकदम चकाचक, ये चकाचक -3 हो रहा है भाई साहब, ये चकाचक -3 हो रहा है। लेकिन उसके लिए आपको 17 का टेबल आना चाहिए, उसके लिए आपको 17 का
टेबल आना चाहिए। और 17 का टेबल तो माइनस का 3, क्या ये भी पॉसिबल है? बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। इस तरह से काम करना है, कर सकते हैं बेटा जी। यस, डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है, कर लेंगे। तो इस तरह आपको मैं कभी भी कोई ऑप्शन दे दूंगा, बताइए कौन सा चार्ज संभव है, कौन सा संभव नहीं है। तो जस्ट ये देखो ना कि कौन ई का इंटीजर मल्टीपल है, कौन सा नहीं है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, अगर मैंने बोला कि मेरे पास जो चार्ज है वो 6.4 इंटू 10⁻18 कूलम है, बोले ये संभव है कि नहीं? 10⁻4 - 18 कूलम, ये संभव है कि नहीं है? तो क्या करें, चेक करें, कैसे बताइए। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूं मैं? हाँ जी, हाँ जी बेटा जी, ये चार्ज है। मैंने कहा संभव है कि नहीं है, क्या करूं मैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया। 19 का टेबल आता है भाई को, 17 का टेबल नहीं आता है, 19 का आता है। लेकिन जहाँ 17 का टेबल लगाना है, 17 का ही लगाना है, वहाँ 19 का टेबल काम नहीं आएगा सागर भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, आ जाओ। बहुत बढ़िया गुलाब जामुन, सीरियसली होके पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है ये। चलो n बराबर क्यू बाई ई। मैंने कहा ये चार्ज पॉसिबल है क्या? तो चार्ज में आपको ई का, इलेक्ट्रॉन चार्ज का डिवाइड करके देखना चाहिए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा, अगर वो इंटीजर आया तो पॉसिबल है, बटे शटे आया तो पॉसिबल नहीं है। आओ चेक करें, चार्ज 6.4 10⁻18, इलेक्ट्रॉन चार्ज का डिवाइड करो -19, चेक करो भाई कितना आ रहा है, 40। हाँ, यानी कि ये चार्ज किसके बना है? 40 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 40 संभव है? यस संभव है। तो डेफिनेटली ये चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉसिबल हो जाएगा। ये चार्ज भी पॉसिबल है। तो बच्चा डेफिनेटली ये भी क्या है? पॉसिबल है। ये क्या है? पॉसिबल है। तो मुझे लगता है इस तरह के छोटे मोटे सवाल आप मैनेज कर सकते हैं। चार्ज इसका वैल्यू दे दूंगा, बोलूंगा बताइए कौन सा संभव है, कौन सा असंभव है। कर लेंगे बेटा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये सब किसके बारे में था? ये सब क्वांटाइजेशन के सवालों के बारे में था। क्वांटाइजेशन को लेकर के और भी कई तरह के सवाल बनते हैं, कैसे? आइए मैं बोलूंगा कि बताइए, फाइंड फाइंड क्वांटा ऑफ चार्ज इफ मेजर्ड चार्जेस आर। जी हाँ, मेजर्ड चार्जेस आर। ये देखिए इधर मैंने कहा कि फाइंड क्वांटा ऑफ चार्ज इफ मेजर्ड चार्जेस आर। आइए 3-4 सवाल करता हूँ। यस, फर्स्ट जैसे मान लीजिए मैंने कहा 4 माइक्रोकुलम, 8 माइक्रोकुलम, 8 माइक्रोकुलम, इलेक्ट्रिक 10 माइक्रोकुलम। ठीक है, मैंने कहा भैया क्वांटा ऑफ चार्ज बताइए। क्वांटा ऑफ चार्ज बताओ भाई, क्वांटा ऑफ चार्ज कैसे निकालते हैं? क्वांटा ऑफ चार्ज कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी फिजिक्स बहुत वीक है विभा पटेल, कोई बात नहीं बच्चा, अगर आप पढ़ोगे तो आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, अगर आप सिंसियरली पढ़ोगे तो आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, पढ़ते रहिए। हाँ जी, मैंने कहा कि बताइए फाइंड क्वांटा ऑफ चार्ज इफ मेजर्ड चार्जेस आर। मैं कह रहा हूं कि आपको ध्यान होगा मिलकर ने क्या किया था, उसने चार्जेस को मेजर किया और सारे चार्जेस की जो मेजर्ड वैल्यू थी उसका एचसीएफ निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, और उसको क्या बोल दिया? क्वांटा ऑफ चार्ज। तो अपनी किताबों के अंदर बेटा इमेजनरी सवाल है कि यार अगर मेजर्ड चार्जेस ये होते तो क्वांटा क्या बनता? तो आपको क्या करना है, क्वांटा के नाम आपको सिर्फ क्या निकाला? एचसीएफ निकालना है। क्या निकाला? एचसीएफ। तो बताइए एचसीएफ, इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना हो रहा है बेटा? देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जरा सोचिए, ये सब 2 की टेबल में आते हैं क्या? ये सब 4 की टेबल में आते हैं क्या? नहीं, ये 4 की टेबल में, ये 4 की टेबल में, वो तो 4 की टेबल है। और अच्छा सुनते हैं, सब लोग 1 की टेबल में आते हैं। अच्छा, एचसीएफ को देसी स्टाइल में बोलता हूं आपको। एचसीएफ निकालना आप भूल गए होंगे, छोटी क्लास में पढ़ते थे, मैं देसी में बताता हूं। आपको देखना है कि सभी नंबर किस किस की टेबल में आते हैं। जो भी नंबर्स हैं वो सब किस किस की टेबल में आते हैं, और जिस जिसकी टेबल में ये आते हैं वो सबसे बड़ा कौन है जिसकी टेबल में सब आते हैं? आइए, ये सब लोग 1 की टेबल में आते हैं, ये सब लोग 2 की टेबल में भी आते हैं, उसके बाद ये सब लोग किसी की टेबल में नहीं आते हैं। तो 1 और 2 की टेबल में ही आते हैं, तो 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसकी टेबल में ये सब आते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। इज दैट क्वांटा? क्या वो क्वांटा हो जाएगा? यस। आइए और देखते हैं। मैंने कहा 5 माइक्रोकूलम, मैंने कहा मान लीजिए 20 माइक्रोकूलम, मैंने कहा 35 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा। यस। और मैंने कहा इसका क्वांटा बताइए, इसका क्वांटा बताना है। ठीक है, अब अगर इसका क्वांटा बताना है बेटा, ये जरा खुद देखिए, बताइए। ये सब 1 की टेबल में आते हैं और ये सब 5 की टेबल में भी आते हैं, उसके बाद किसी और नंबर में नहीं आते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा? यस, एचसीएफ 5 माइक्रोकूलम। इज इट क्वांटा? क्वांटा ये हो जाएगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, शाबाश। और देखिए, ये देखिए, मान लीजिए मैंने कहा 10 माइक्रोकूलम, मैंने कहा 30 माइक्रोकूलम, मैंने कहा मान लीजिए 50 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा जी, मैंने कहा भैया क्वांटा बताइए, क्वांटा एचसीएफ। आओ देखो जरा, क्या ये सब 1 की टेबल में आते हैं? यस।
क्या ये सब 2 की टेबल में भी आते हैं? यस। क्या ये सब 5 की टेबल में भी आते हैं? यस। क्या ये सब 10 की टेबल में भी आते हैं? यस। तो बताइए क्वांटा HCF क्या होने वाला है? 10 माइक्रोकुलम, यानी कि वो क्या हो जाएगा? क्वांटा। आई होप क्वांटा का मीनिंग समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ईशांत यादव। कर सकते हैं। शाबाश शाबाश, कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10 माइक्रोग्राम हो जाएगा बेटे। तो इस तरह के छोटे मोटे सवाल आपसे आना चाहिए, ये आप कर लेंगे। और नोटिस करिए, मुझे कहा जा रहा है कि 1 कूलम चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 कूलम चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। आओ चेक करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? Q बाई ई से। Q बाई ई, 1 कूलम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 10 पावर माइनस 19, डिवाइड कर लीजिए 6.25 10 पावर 18। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसका, वेरी गुड सागर, इससे द 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों के इक्वलेंट है? 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 6.25 10 पावर 18। क्लियर है सबको? वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर है सब लोगों को? वेरी गुड वेरी गुड। त्रिपाठी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धीरज भाई, पढ़ते रहें, शाबाश। तो ये हो जाएगा। तो बेटा जी सब किसके बारे में था? क्वांटेशन के बारे में। क्वांटेशन को लेकर क्या हो सकता है? थ्योरी का सवाल हो सकता है क्वार्क पार्टिकल को लेकर के। क्वांटेशन के बारे में क्या हो सकता है? कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। क्वांटेशन के बारे में इस तरह के क्वांटा बताइए, इस तरह के छोटे मोटे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को? ये हो जाएगा। तो ये था किसके बारे में? क्वांटेशन की प्रॉपर्टी के बारे में। मैं आपको बता दूं, मैं आपको चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ा था। 4th प्रॉपर्टी कौन सी? क्वांटेशन। क्वांटेशन के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी है। आइए अगली प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, पांचवा प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज कैन प्रोड्यूस। चार्ज कैन प्रोड्यूस, या चार्ज प्रोड्यूसेस लिख देता हूं। चार्ज प्रोड्यूसेस, चार्ज प्रोड्यूसेस। बेटे हमसे ये कॉन्सेप्चुअल सवाल बनता है कि चार्ज क्या क्या बनाएगा। ठीक है, आओ मैं पहले समझा देता हूँ, फिर मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, आइए चीजों को समझते हैं ढंग से। बिल्कुल, हाँ राजवंत दिख रहा है बेटे, राजवंत आपका कमेंट दिख रहा है। मैं सबका, जिसका जो भी सही कमेंट होगा मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मैं किसी की बकवास का जवाब नहीं दूंगा, मैं किसी की बकवास का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन अगर कोई रिलेवेंट कमेंट होगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, और क्लास में एकदम प्यार भरा और ईजी माहौल होना चाहिए। ठीक है, क्लास में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, एकदम हंस के मुस्कुरा के पढ़िए। आप मुस्कुराइए, है ना, आराम से पढ़िए, मुस्कुराइए, आप डीजे की क्लास में हैं। ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। हाँ जी, चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है? बच्चों आप जानते हैं अपन लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में 3 चीजें पढ़ते हैं। एक चीज होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाम सुना है आप लोगों ने? यस, 3 चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 3 चीजें आप लोग पढ़ते हैं। यस, हमारा मुद्दा है कि हमारा चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करेगा। आओ पहले समझते हैं, फिर लिखना लिखाना करेंगे। इधर देखो, चार्ज। बेटा तेरे पास कोई चार्ज है, अगर चार्ज रेस्ट पे है, अगर चार्ज इस रेस्ट पे है, बता अगर चार्ज रेस्ट पे बेटे तो चार्ज केवल चार्ज होगा। चार्ज अगर चलता तो करंट होता, लेकिन चार्ज रेस्ट पे तो क्या? चार्ज रेस्ट पे तो केवल चार्ज है, और केवल चार्ज है तो क्या बनाएगा? अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। चार्ज अपने आसपास क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला है। क्लियर है? एक बात, अगर चार्ज रेस्ट पर नहीं है, अगर चार्ज रेस्ट पर नहीं है यानी चार्ज मूविंग है, तो आई थिंक वो चार्ज तो है ही है, वो चार्ज तो है ही है। क्या साथ में वो करंट भी है? यस। और बॉस आजकल वो चार्ज भी है तो वो ई बनाएगा, और आजकल वो करंट भी है, तो बोलो क्या वो साथ में मैग्नेट फील्ड बना देगा? यस, वो मैग्नेट फील्ड बना देगा। बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा। लेकिन बॉस मैंने सुना है कि मोशन भी 2 प्रकार का होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, और दूसरा क्या होगा? वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। सोच के देखिए, मैं कह रहा हूं वेलोसिटी कांस्टेंट, फील करिए। यस, आप सब ड्रॉपर बच्चे हैं तो फील करिए। यस, अगर मेरा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो उसके इक्विवेलेंट जो करंट बनेगी वो भी कांस्टेंट है। चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इक्विवेलेंट करंट भी कैसा है? कांस्टेंट है। तो अगर इक्विवेलेंट करंट कांस्टेंट है तो उससे जो ई और बी बनेगा, ई एंड बी, वो कैसे बनेंगे? कांस्टेंट बनेंगे। वेलोसिटी कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, तो बनने वाला ई और बनने वाला बी क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन मान लीजिए अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज वेरिएबल है, तो वेलोसिटी वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या होगा? करंट कांस्टेंट की नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, तो जो ई बनेगा, जो बी बनेगा, जी हाँ, जो ई बनेगा वो बी बनेगा। करंट वेरिएबल है तो बी भी वेरिएबल बनेगा।
करंट वेरिएबल और बी वेरिएबल बनेगा। और बेटा जी मैक्सवेल का नियम है कि वेरिएबल बी से वेरिएबल ई बनता है। तो बताइए बी भी वेरिएबल बनेगा और ई भी वेरिएबल बनेगा। अब जरा सोचिए कि अगर ई और बी दोनों वेरिएबल बनेंगे, ई और बी दोनों वेरिएबल बनेंगे, तो बच्चा एनर्जी के इस फॉर्मेट का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाम सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या बनने वाला है अब? क्या ये ईएमडब्ल्यू बन गया है? जी हाँ, क्या बन गया बेटा जी? ये ईएमडब्ल्यू बन गया है। क्यों बन गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल हमारे एग्जाम में। नीट में ईएमडब्ल्यू के दो सवाल आ रहे हैं। चैप्टर छोटा सा लेकिन दो सवाल आ रहे हैं। ईएमडब्ल्यू क्यों बोला आपने? ईएमडब्ल्यू इसमें कौन है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। और कैसे हैं दोनों? कांस्टेंट की वेरिएबल। दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट की वेरिएबल वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल हैं तो वेरिएशन को तो हम वेव बोलते हैं। वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं बेटे? वेव। ध्यान दें। हाँ जी, ईएमडब्ल्यू क्यों बोला? ईएमडब्ल्यू वेव क्यों बोला? क्या होता है वेव? वेव बोले तो डिस्टर्बेंस, वेव बोले तो वेरिएशन, वेव बोले तो चेंजेस, वेव बोले तो फ्लक्चुएशन। वेव 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 की बात कब आती है? जब सब कुछ शांत हो जाए तब तो वेव नहीं बोलते ना। कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए, कुछ फ्लक्चुएशन हो जाए तब वेव बोलते हैं। तो देसी में याद रखो, वेव बोले तो फ्लक्चुएशन, वेव बोले तो वेरिएशन, वेव बोले तो डिस्टर्बेंस, वेव बोले तो चेंजेस। इसका मतलब तेरे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तेरे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और कैसे है? कांस्टेंट की वेरिएशन, वेरिएशन है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन के फॉर्म में है। एंड दिस स्पेशल फॉर्मेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसीलिए हम बोलते हैं अगर तेरा पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी चल रहा है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, क्या बोलते हैं? रेडिएशन देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, क्या बोलते हैं? एनर्जी रेडिएट करेगा। यस, वो एनर्जी रेडिएट करेगा। क्लियर है सब लोगों को? तो ये समझाने का तरीका था, तो अब लिख देते हैं। आइए, चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? वेलोसिटी जीरो, ओनली ई बनाएगा। वेलोसिटी नॉन जीरो लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट, तो वो क्या बनाएगा? ई एंड बी ये बनाएगा। वेलोसिटी नॉन जीरो लेकिन वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, जी हाँ नॉट कांस्टेंट, तो क्या बनाएगा बेटा जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। तो जब भी सवाल पूछा जाए कि एक चार्ज क्या क्या बनाएगा, तो पहले आप चार्ज का स्टेटस जानने की कोशिश करना। तुरंत आंसर मत देना नालायकों। चार्ज का स्टेटस जाना कि पहले तो आप बताओ चार्ज का स्टेटस क्या है? चार्ज रेस्ट में है, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म। उसके बाद फिर आप तय करना है कि आपका चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है। बात क्लियर हो गई सब लोगों को? यस, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये था फिफ्थ प्रॉपर्टी। आओ बेटा जी छठा प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? क्या? चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जी हाँ, मैंने अगला प्रॉपर्टी क्या बता दिया है कि चार्ज जो है वो बिना मास के तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। कॉमन सेंस क्या बताइए, चार्जिंग के लिए कौन पार्टिकल जिम्मेदार था? क्या इलेक्ट्रॉन? चार्ज के लिए कौन पार्टिकल जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन। अब भाई चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है बोला आप लोगों ने, वो इलेक्ट्रॉन का खुद का भी तो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का खुद का भी तो मास होता है। तो जहां चार्ज होगा, जहां मास होगा ना, वहां पे चार्ज होने की संभावना है। अगर कोई खाली जगह में बोल दू फला जगह मास ही नहीं है, अगर किसी जगह मास ही नहीं है तो वहां पे चार्ज होगा कि नहीं होगा? अगर कोई जगह पे मास ही नहीं है, मैं कह रहा हूं मास ही नहीं है, मास ही नहीं है, तो वहां चार्ज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वहां चार्ज नहीं होगा कि कतई नहीं होगा? वहां चार्ज कतई नहीं होगा। डू यू नो कतई? डू यू नो कतई? यस, डू यू नो कतई? वेरी गुड, आप जान रहे हैं ना कतई क्या होता है। तो ध्यान रखना, जहां मास नहीं है ना, वहां चार्ज कतई नहीं होगा। और जहां मास होगा वहां चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बातों का गलत भी नहीं मत निकालना। जहां मास नहीं है वहां चार्ज कतई नहीं है, और जहां मास है, जहां मास है वहां चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप खूब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना। तो इस प्रॉपर्टी का मेरे यहाँ क्या यूज रहेगा? इस प्रॉपर्टी का मेरे यहाँ क्या यूज रहेगा? मेरे यहाँ यूज रहेगा कि आप देखते हैं जब मैं आपको इस चैप्टर में आगे बढ़ाऊंगा, यू नो स्फीयर वगैरह आ जाएंगे, गोले शोले स्फीयर। तो ध्यान रखना, जब मैं किसी स्फीयर को चार्ज दूंगा बेटा, अगर स्फीयर में अंदर होलो पोर्शन है, गोला में अंदर होलो खोखला पोर्शन है, तो जहां होलो पोर्शन है वहां चार्ज नहीं होगा। सॉरी, जहां होलो पोर्शन है वहां मास नहीं होगा। होलो पोर्शन में मास नहीं होगा तो होलो पोर्शन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा कि कतई नहीं होगा? कतई नहीं होगा। तो ध्यान रखना,
जहां मास है वहीं चार्ज हो सकता है, जहां मास ही नहीं है वहां चार्ज के बारे में कतई नहीं सोचना है। डू यू नो कतई? वेरी गुड ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह बोल रहे हैं कतई मतलब कि बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सुंदर। चलिए ये भी हो जाएगा। अब तो आप ये समझते हैं, और समझते हैं तो अगली प्रॉपर्टी में ले रहा हूं। अगला प्रॉपर्टी 7 बच्चों, जब मैं इस चैप्टर में आपको आगे बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे मेरे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, मेरे ऑब्जेक्ट मतलब स्फीयर वगैरह, मेरी प्लेटें, स्फीयर वगैरह, जनरली दो मटेरियल के होंगे, या तो कंडक्टर या तो नॉन कंडक्टर। तो ध्यान रखें, ध्यान रखें। ये देखिए, इन कंडक्टर्स चार्ज एट सरफेस, ठीक है। इन नॉन कंडक्टर्स चार्ज इन वॉल्यूम। अब चीजों को समझते हैं। बोले क्या लिखा आपने? आओ, खूब अच्छा समझते हैं। यस बेटा, आप देखते हैं जब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, मेरे पास गोले शोले रहेंगे ना, गोले स्फीयर, मेरे पास गोले शोले रहेंगे, और मेरे पास जो गोले शोले रहेंगे, गोले शोले दो मटेरियल के रहेंगे, या तो कंडक्टर या तो नॉन कंडक्टर। ध्यान रखना, अगर आपने किसी कंडक्टर को चार्ज दिया है तो रट लो, डायरेक्ट बोल दो। कंडक्टर को चार्ज दिया तो कहां जाएगा? उसकी सरफेस पे, सरफेस की आउटर सरफेस। यस, कहां जाएगा? उसकी आउटर सरफेस। चार्ज जाएगा कहां पर? आउटर सरफेस पे। कहां जाएगा? आउटर सरफेस। कहां जाएगा बेटा जी? आउटर सरफेस। हाँ, कंडक्टर में तो दिमाग ही मत लगाना, कंडक्टर सॉलिड हो जाए, खोखला हो जाए, ये हो जाए। अगर कंडक्टर बोल दिया तो चार्ज ने कहां जाना है? आउटर सरफेस पे जाना है, सिर्फ आउटर सरफेस पे जाना है कंडक्टर में चार्ज, ठीक है। हाँ, नॉन कंडक्टर होगा तो चार्ज कहां जाएगा? वॉल्यूम में जाएगा। नॉन कंडक्टर में चार्ज वॉल्यूम में जाएगा। हाँ, मगर अलर्ट है ना भाई साहब, अगर तेरे नॉन कंडक्टर में अंदर कहीं खोखला जगह आ जाए, जहां मास न हो, जहां मास न हो, वहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना है कि नहीं होना है? नहीं होना है। तो ध्यान रखें, ध्यान दें। फाइनल करते हैं, कंडक्टर में तो दिमाग ही मत लगाना, चार्ज ने कहां जाना है? आउटर सरफेस। दैट्स इट। नॉन कंडक्टर में देखना, सॉलिड हो तो चार्ज वॉल्यूम में चला जाएगा, और अगर नॉन कंडक्टर में कहीं केविटी, कहीं होलो पोर्शन आ जाए जहां मास नहीं होता है, वहां पे चार्ज का बंटवारा नहीं होगा। क्लियर है सब लोगों को? वेरी गुड। आइए इस बात को मैं डायग्राम समझाता हूं, जरा समझिए, खूब अच्छा समझने की कोशिश करें। ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है, मान लीजिए मेरे पास ये नॉन कंडक्टर है। बच्चों ध्यान दीजिए, कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर। आइए विचार करना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये कोई कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर है, और ये मान लीजिए कोई सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है। ओके, ये कोई कंडक्टर है विथ कैविटी, कंडक्टर विथ कैविटी। ये कोई नॉन कंडक्टर है विथ कैविटी, ठीक है। ओके, ये कंडक्टर पूरा होलो है, ये नॉन कंडक्टर पूरा होलो है, ठीक है। आइए शब्दों पे ध्यान दीजिए बेटा जी, ये सब कंडक्टर है और ये सब क्या है? नॉन कंडक्टर है। जी हाँ, ये सॉलिड, ये भी पूरा सॉलिड, ये सॉलिड है मगर ये क्या है? विद कैविटी है। और ये कैसे हैं? एकदम खोखले हैं। बच्चा, जो एकदम खोखला गोला होता है, जिसकी दीवार एकदम पतली होती है, उसको बोलते हैं शेल, SHELL। क्या बोलते हैं? SHELL। वेरी गुड, वेरी गुड प्रियांशु, है ना, SHELL ये बोलते हैं। तो आ जाइए, नोटिस करें, ये कंडक्टर शेल है और ये नॉन कंडक्टर का शेल है। शेल मतलब एकदम बिल्कुल पूरी तरह से खोखला, प्लास्टिक की बोल होते हैं एकदम पतली सी दीवार वाला, पूरी तरह से खोखला, उसके बारे में बात करनी। आइए तो ध्यान दीजिए, अगर मैंने चार्ज की बात की, अगर मुझे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, नोटिस करिए, कंडक्टर में मान लीजिए मैंने इन सबको पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया तो कहां जाएगा चार्ज? ओहो, बधाई हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए 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 आइए, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया? हाँ, बेहतरीन। बताओ भाई बच्चों, रिजल्ट बताइए सर। बहुत बढ़िया। बच्चों, आप पूछ रहे थे रिजल्ट के बारे में, ये देखो हमारी टीम आ गई, और अब देखो आपको पता लगेगा कि ऑनलाइन से किस तरह के जोरदार रिजल्ट हमने प्रोड्यूस किए हैं, और ये सिर्फ पहला साल था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। माहौल तो बनेगा, बिल्कुल। हमारा दिल करियर मिल बताइए, बताओ। बच्चों, नीट का रिजल्ट आया है और करियर विल का पहला रिजल्ट है, और आप जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, और उसकी छवि हम पूरे हिंदुस्तान में यहां पर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को पास किया है या क्रैक किया है, जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को यहां से पास किया है बच्चों 907 बच्चे, जोरदार तालियां 907 बच्चे, 907 स्टूडेंट ऐसे हैं जो करियर विल से जनरल कैटेगरी जो है यहां से कट ऑफ क्वालिफाई कर कर आगे गए हैं। बच्चों 600 से ज्यादा मार्क्स जो करियर विल से लेकर आए हैं, 600 से ज्यादा मार्क्स जो करियर विल से लेकर आए हैं,
180 स्टूडेंट्स हैं बच्चों, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पहला साल बेमिसाल, 180 बच्चों के 600 से ज्यादा, बहुत बड़ी बात है। और 650 से ज्यादा बच्चों, 650 से ज्यादा, ध्यान रखना, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ और बैठ जाओ तो जो है कुर्सी की पेटी बांध लेना। 18 बच्चे हमारे 650 से ज्यादा हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है बच्चों। बहुत बढ़िया। और 675 से ज्यादा, 675 से ज्यादा बच्चों हमारे 4 बच्चे हैं जिनके 675 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ये करियरवेल का पहले साल का रिजल्ट है। पहला साल बेमिसाल, जैसा कि हम जानते हैं, रिजल्ट मतलब करियरवेल, करियरवेल मतलब रिजल्ट। रिजल्ट के लिए हम काम करते हैं, रिजल्ट के लिए हम जाने जाते हैं। और आज हमारे 25-26 के बीच का जो रिजल्ट आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं वो भी धमाकेदार है। ये हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है। और बच्चों, जिस प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं ये आपके लिए भी प्राउड मोमेंट है। अब नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो हम आपके रिजल्ट को जो है दुनिया के सामने, बच्चों के सामने यहां पर परोस रहे होंगे। मैं चाहूंगा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और सबसे पहली बात क्या है, कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में क्वेरी होती है कि बच्चे बोलते हैं कि ऑनलाइन से भी सिलेक्शन होते हैं क्या? बच्चे लोग बोलते हैं बच्चे बोलते हैं कि ऑनलाइन से भी सिलेक्शन होते हैं क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे ऑफलाइन बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हमारे ऑनलाइन बच्चों ने, जी हाँ, हमारे पास ऑनलाइन में जो हजारों बच्चे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों ने बहुत शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। और अभी सर ने जो आपको आंकड़े बताए हैं ये सिर्फ शुरुआत है, अभी हमारे पास रिजल्ट और कलेक्ट हो रहे हैं, काउंटिंग चल रही है। जी हाँ, मैंने बोला पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। ये जो आंकड़े हैं ये फुल एंड फाइनल नहीं है, ये आंकड़े बढ़ने वाले, काउंटिंग चल रही है, वोटिंग चल रही है, काउंटिंग चल रही है, ये आंकड़े और बढ़ने वाले हैं। ये तो सर ने अभी आंकड़े बताए हैं। बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे हमसे खुद कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाई साहब मैं भी आपसे पढ़ा था, अरे सर मैं भी आपसे पढ़ा था, मेरे ये नंबर आ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं ऑनलाइन बच्चे जैसे कि आप लोग हैं, वो लोग क्या है ना, अपना एडमिट कार्ड या अपनी डिटेल देने में थोड़ा सा झिझकते हैं, वो अपना एडमिट कार्ड देने में झिझकते हैं, नहीं देते हैं। मगर जब उनका सिलेक्शन हो गया है, जब उनको रैंक आ गई है, तब जाकर के वो अपना रिजल्ट हमें खुद आगे बता रहे हैं कि अरे सर मैं आपसे फला बैच में पढ़ा था और मेरी ये परफॉर्मेंस आ रही है। तो ऐसे कल से लेकर अभी तक इस तरह का हमारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। तो ये अभी जारी है और आप मस्त रहिए, ये तो शुरुआत है। आपके साथ भी इससे बढ़िया मेहनत होगी, आपके साथ भी इससे जोरदार मेहनत होगी, और ये जो मेहनत है ये रिजल्ट आपका भी रहेगा। अरे आइए, लो भाई, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। मुझे आपकी तरफ से चॉकलेट मिल गई है और हम सब मिलकर के इस चॉकलेट को एंजॉय करेंगे। सर बहुत जय जिनेंद्र बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि कल रात को रीनीट का रिजल्ट आ चुका है और करियरवेल ने जैसा कहा था, जैसा बच्चों ने हमको भरोसा दिया था, उस पर हम बिल्कुल खरे उतरे हैं और हमने पहले ही साल जो है धमाका कर दिया है। और धमाका क्या किया है वो आपको सब लोगों ने बता दिया है। डीजे सर चॉकलेट भिजवा रहे हैं अपने घर पे। देखिए भैया, देखिए माहौल बना दिया है और कोटा के अंदर बिल्कुल CW का माहौल है। और बहुत जो बच्चे हमसे आस लगा के कोटा में आए थे अपने घर से निकल के, उन बच्चों की पूरी उम्मीदों पर हम खरा उतरने की कोशिश किया है। और अगले साल, हर साल और साल दर साल यही करते रहेंगे और इसी अंदाज में और इसी तरीके से हम लोग पढ़ाते रहेंगे और आप सभी बच्चों को मेडिकल कॉलेज में पहुंचाते रहेंगे। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी तरीके से हम लोग से जुड़े थे उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और सभी करियरवेल परिवार को हम धन्यवाद देते हैं और पूरे मैनेजमेंट को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने पूरा साल हमारे साथ सपोर्ट किया है और हमने ये मुकाम हासिल किया है। हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं सर पर्क कैसे मिलेगी उनको? पर्क तो बेटा अब ये CW के ऑफलाइन सेंटर पे आना पड़ेगा, वरना तुमको कॉरियर कर देंगे और कॉरियर करके। और पर्क क्या अरे तुम आ जाओ, नंबर ले लो, हम तो ऑनलाइन भी भंडारा करा सकते हैं हम ऑनलाइन। और अगले साल भाई साहब आप भी पूरी मेहनत कर लो, अगले साल बिल्कुल लगे रहो और रिजल्ट इससे भी बेहतरीन आप लोग देके आओ, यही हम उम्मीद करते हैं और यही हम आशा करते हैं। बिल्कुल छुट्टी बच्चों तुम्हारी, छुट्टी टाइम हो गया बच्चों, टाइम हो गया खत्म। नहीं छुट्टी मतलब आपकी छुट्टी, आपकी क्लास है ना, क्लास तो है, इनको बोल दो 2 मिनट में खत्म करो, 2 मिनट में रह गया। अब तो चलो रह गया, 2 मिनट में खत्म करता है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय। ठीक है, डीजे सर पर्क डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।
धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।